नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार के भविष्य का फैसला ईवीएम में बंद हो चुका है और ईवीएम स्ट्रांग रूम्स में बंद हैं। लेकिन अब एग्जिट पोल्स सामने आ गए हैं, जिसमें डीवी लाइव के अलावा बाकी जितने भी एग्जिट पोल हैं उनमें एनडीए को बढ़त दिखाई गई है। एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई गई है। यहाँ पे अखिलेश यादव के शब्दों में कहूं तो जिसका दाना उसका गाना, यानी बीजेपी का साथ देने वाला मीडिया एक तरफा नतीजे एनडीए के पक्ष में दिखा रहा है, फिर भी एग्जिट पोल्स पर बवाल खड़ा हो गया है। अब कारण जो भी हो, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि एनडीए के खेमे में हार का डर अभी खत्म नहीं हुआ है। उधर आरजेडी और कांग्रेस समेत महागठबंधन के सारे दल तो पहले दौर की वोटिंग के बाद से ही कह रहे हैं कि बम्पर मतदान का मतलब है कि लोगों ने इस बार बदलाव के लिए वोट दिया है। कल चुनाव खत्म होने के बाद भी उनका यही दावा था कि जीत उनकी ही हो रही है, यानी महागठबंधन की हो रही है। और अब तमाम एग्जिट पोल्स में महागठबंधन की हार दिखाई गई है। इसके बाद भी महागठबंधन को अपनी जीत का पूरा यकीन है। वैसे बता दूं कि कल हमारे एग्जिट पोल में महागठबंधन की ही जीत दिखाई गई है और बिहार की जमीन पर भी हमने यही महसूस किया था कि इस बार तेजस्वी यादव को लोग मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं, खासकर युवा। अब तेजस्वी यादव ने भी बता दिया है कि 14 को जीत हासिल करने के बाद वो कब शपथ लेने जा रहे हैं। आइए जरा सुन लीजिए तेजस्वी यादव को यहां पर अपनी बात यहां रखते हुए तेजस्वी यादव की 14 तारीख को जब हम जीत हासिल करेंगे तो उसके बाद कब हम शपथ लेंगे। आइए सुनिए। धन्यवाद देते हैं। हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। यह निश्चित तौर पे होने जा रहा है। जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहे हैं, भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं। लोग बेचैन हैं, बौखलाहट में हैं। जिस हिसाब से मतदान है, कल वोटिंग में लोग बड़े कतार में लोग खड़े थे। 6 बजे 7 बजे तक लोग खड़े थे। लोग खड़े रहे वोटिंग में और एग्जिट पोल आता है, यानी मतदान अभी खत्म नहीं हुआ कि एग्जिट पोल आता है। देखिए, हम ना सर्वे में खुशफहमी में रहते हैं, ना गलत फहमी में रहते हैं। ये सर्वे जो है केवल मनोवैज्ञानिक तौर पे साइकोलॉजिकल, जो इतने अधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं उनके दबाव में जो है ये सर्वेस लाए गए हैं। पहले भी आप लोग दिखाते थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा पसंद किसे करती है बिहार की जनता, तो 16, 17, 18% से ऊपर नीतीश जी नहीं उठ पाए। और वहां तो इस बार एनडीए में घोषणा भी नहीं हुई कि आधिकारिक रूप से सीएम का चेहरा कौन होगा। अगर आप देखें तो ये वही गोदी मीडिया है जिन लोगों ने सर्वे दिखाया, जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची को कब्जा दिए थे। ये उन्हीं का सर्वे है। और एसआईआर के दिनों घुसपैठियों को घुसा दिया था बिहार में। ये वही गोदी मीडिया जो है एक प्रोपेगेंडा मोदी जी की एजेंसी द्वारा ये अधिकारियों पे दबाव को लेकर के कि काउंटिंग के दिन एक मानसिक तौर पे लोगों का दबाव बना रहे, इसलिए ये पूरा। तो यहां आप सुन रहे थे, साफ साफ तेजस्वी यादव बता रहे हैं कि 18 को शपथ ग्रहण यानी ओथ सेरेमनी होगी। ये तेजस्वी ने बता दिया। इसके बाद गोदी मीडिया क्या कुछ कर रहा है और ये पूरा का पूरा जो एग्जिट पोल है वो कैसे किया गया है, ये सारी चीजें यहां अपनी बात रखते हुए तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव ने भी महागठबंधन की जीत पर यकीन जताया है। और कल एक पोस्ट में उन्होंने किस तरह सावधान रहने का मंत्र दिया था वो भी आपके सामने रखना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले आज उसी पोस्ट को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव ने इसी मसले पे
जो कुछ कहा है वो आपको सुनाता हूं, जिसमें वो कह रहे हैं कि बदलाव के लिए, ऐतिहासिक वोटिंग करने के लिए बिहार के हर मतदाता को बधाई और नई प्रगतिशील नौकरी देने वाले महागठबंधन सरकार बनने के लिए अग्रिम बधाई। आइए जरा सुन लीजिए यहां अखिलेश यादव को। देखिए, बिहार में बदलाव के लिए जनता ने वोट दिया है और बिहार में बदलाव होने जा रहा है। नई उम्र के तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन, महागठबंधन को रोकने के लिए बीजेपी जानबूझ करके एग्जिट पोल करा रही है और अपने लोगों से एग्जिट पोल करा रही है। पहले एसआईआर से बेईमानी करने की कोशिश की, अब माहौल बना के अधिकारियों के माध्यम से बेईमानी की तैयारी है। तो यहां बेईमानी की तैयारी कैसे है ये कह रहे हैं अखिलेश यादव, और तेजस्वी यादव बनने जा रहे हैं मुख्यमंत्री, ये बात कह रहे थे और कह रहे हैं कि महागठबंधन जीत रहा है। और इसमें उन्होंने और भी आगे बातें जो कही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कह रहे हैं कि जीत का सर्टिफिकेट लिए बिना चैन की सांस न लें और याद रखें कि हमने अवध में हराया था, आप मगध में हरा रहे हैं और जब तक जीत का प्रमाण पत्र नहीं तब तक विश्राम नहीं। ये बातें करते हुए अखिलेश यादव, तो अखिलेश यादव ने बता दिया है कि जब तक कैंडिडेट अपनी जीत का सर्टिफिकेट न ले लें वो आराम से न बैठें। इधर आरजेडी ने भी कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने को कहा है। एक पोस्ट में आरजेडी ने जो कुछ लिखा है, आइए जरा उसे स्क्रीन पर रखते हैं। देखिए, यहां कह रहे हैं वज्रगृह, यानी कि वज्रगृह का मतलब स्ट्रांग रूम, स्ट्रांग रूम के बाहर ईवीएम की पहरेदारी कर रहे सभी महागठबंधन कार्यकर्ता सजग रहें, सचेत रहें। कोई भी शंका होने पर तुरंत शिकायत दर्ज करें और गठबंधन के वरिष्ठ साथियों को व्यवस्था की हर कोताही और लापरवाही की जानकारी दें। वहीं एग्जिट पोल को अधिकतर नेता गलत ही बता रहे हैं। पूर्णिया के सांसद, जी हां, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि एग्जिट पोल कब सही हुए हैं, मैं एग्जैक्ट पोल की बात कर रहा हूं। बिहार की जनता ने महागठबंधन को वोट दिया है, या तो हंग होगी या महागठबंधन की सरकार बनेगी। सुनिए जरा यहां पप्पू यादव को। जो सामने आ रहा है उसमें फिर से एक बार पप्पू जी लग रहा है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। भगवान ने 5:30 बजे के बाद ये लोग आधा घंटा में तय कर लिए किसकी सरकार बन जाएगी। अगले बार 20 में किसकी सरकार बना रहे थे लोग, हरियाणा में किसकी सरकार बना रहे थे, और आप 3.5 करोड़ वोटिंग में 60 लाख आप दिखाने लगोगे कि वोट कास्ट हुआ 12% प्रशांत किशोर को। IMI को एक भी सीट जो IMI नहीं जीत रहा है। सीमांचल में 6 मैक्सिमम, एनडीए 7 से 8 जीतेगी 24 में मैक्सिमम, तो 24 में 8 जीता। बताओ अब वोट का परसेंटेज कब आगे बढ़ा 9%। पहले तो 0.3% वोट का परसेंटेज कम हुआ 69 लाख के बाद। और उसके बाद जो गुस्सा था जीएनजी में, यूथ में, उसकी लाइन देख लो। और जो महिलाओं के बारे में आप कह रहे हो कि हर विधानसभा में हमने 10,000 महिला को 10-10 हजार रुपया दिया, अब सीधा गिन लेते हो, 1 करोड़ महिला को गुना कर देते हो 230 से और कर देते हो बाहर। मतलब मुसलमान की महिलाएं, अत्यंत पिछड़ी जाति की महिलाएं, यादवों की महिलाएं आपको 10,000 रुपये पर वोट दे दी। और 80% वोट कास्ट हुआ कस्बा में हमारा, 80%। और लगभग 79 किशनगंज में हुआ, अररिया हुआ। तो वोट कास्ट बढ़ा, 9% बढ़ा कम। जब हम सीमांचल और कोसी उस इलाके में गए तब वोट परसेंटेज बढ़ा, पहले तो वोट परसेंटेज घटा। तो वो वोट परसेंटेज किसका है? जीएनजी जो गुस्सा में वोट दिया वो वोट परसेंटेज किसका है? अब जरा हमें बताओ। तो भैया आप जो बैठे बैठे एग्जैक्ट पोल क्या होगा वो तो देखोगे ना भाई। हाँ, अगले बार भी 9 सीट जबरदस्ती जीत के आपने सरकार बनाई, अब चोरी करके ही 2000, 3000, 500, 1000 वोट को फिर से आप सत्ता के द्वारा दुरुपयोग करिएगा, वो तो बिल्कुल अलग बात। वो सत्ता है तो आप नंगा खेल खेल लेते हैं, लेकिन जनता, तो जनता की बात कर रहे हैं। सत्ता है तो आप जो खेल खेलना है खेल लेते हैं, लेकिन जनता जो है वो सब कुछ देखती है। ये बात यहां कह रहे थे पप्पू यादव। इन तमाम यहां जो समीकरण है उसको बताते हुए पप्पू यादव।
राष्ट्रीय जनता दल के नेता मृत्युंजय तिवारी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताना चाहता हूं। मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं कि एग्जिट पोल पहले भी गलत साबित हुए हैं, आगे भी गलत साबित होंगे। 14 तारीख को तेजस्वी यादव भारी बहुमत से जीतेंगे और बिहार की जनता ने एनडीए के खिलाफ वोट दिया है। आइए जरा सुन लीजिए मृत्युंजय। एग्जिट पोल पहले भी गलत साबित हुए हैं, गलत साबित होंगे। 14 नवंबर महागठबंधन की श्री तेजस्वी यादव जी की जीत होगी बम्पर, ये पूरा भरोसा और विश्वास है। जनता जीत रही है। जनता ने जो वोट दिया है, एक एक वोट का हिसाब है जनता के पास, और ये जीत किसी भी कीमत पर होगी। बिहार जीतेगा। एनडीए सरकार के खिलाफ जनता ने वोट दिया है, तेजस्वी सरकार बनाने के लिए वोट किया है। इसलिए जो लोग एग्जिट पोल देखकर खुशफहमी में हैं, मुगालते में हैं, उनको रहने दीजिए। दिवा स्वप्न देख रहे हैं। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जिस तरह सूरज का पूरब में उगना तय है, उसी तरह से बिहार में महागठबंधन तेजस्वी यादव जी की सरकार बननी तय है। 18 नवंबर को शपथ होना तय है और एनडीए सरकार की विदाई है। एनडीए का मतलब है नैया डूबेगी अब की बार। तो एनडीए का फुल फॉर्म बता रहे हैं, नैया डूबेगी अब की बार, ये कह रहे हैं यहां मृत्युंजय कुमार। और कुल मिलाकर बीजेपी के सारे जोर और प्रचार तंत्र के बावजूद माहौल अभी भी महागठबंधन के पक्ष में बना हुआ है और उसका पलड़ा भी भारी दिख रहा है। इस बीच दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बीजेपी नेताओं के बेतुके बयान आने शुरू हो गए हैं। गिरिराज सिंह जैसे नेता आतंकवाद का धर्म बता रहे हैं और हिमंता विश्व शर्मा कह रहे हैं कि ज्यादा शिक्षा खतरनाक है। मोदी जी भूटान से लौट आए हैं और अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात भी उन्होंने कर ली है। आतंकवादी हमला रोकने में बीजेपी की नाकामी सामने आ गई है। अब बिहार में बीजेपी की हार होती है तब देश की सियासत में कैसा उलटफेर हो सकता है और इसका कितना असर बंगाल, असम, केरल, इन तमाम राज्यों पर देखने को मिलेगा और इन तमाम राज्यों के चुनावों पर पड़ेगा, यह देखना होगा। लेकिन आज चर्चा करेंगे एग्जिट पोल पर बवाल क्यों मचा हुआ है इसकी। तमाम दूसरे एग्जिट पोल के बीच डीबी लाइव का एग्जिट पोल क्यों चर्चा में है, इसकी चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों कॉन्फिडेंट है महागठबंधन। आइए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, इस वक्त 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। मुकेश कुमार सिंह साहब हमारे साथ हैं, प्रशांत टंडन जी हमारे साथ हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। आप तीनों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्तों, साथी, शुभचिंतक, आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे सबसे पहले अमलेंदु जी आपके पास आना चाहता हूं। कैसे देखा जाए अमलेंदु जी, एक तरफ और कुछ चैनलों ने कल के बाद आज अपने एग्जिट पोल को थोड़ा परिवर्तित भी कर दिया है। थोड़ा सा जिनको लगा कि हाँ, लेकिन जो बात यहां तेजस्वी यादव कह रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे थे कि कुछ लोग, यही चैनल जो कराची और इस्लामाबाद में चाय और उसमें जीत की बात कर रहे थे कि कल सुबह की चाय वहां पिएंगे, इनकी विश्वसनीयता कहां चली गई है अमलेंदु जी? विश्वास की बात है। और जो पप्पू यादव भी कह रहे थे कि 7.5 करोड़ मतदाताओं में आप कैसे पता लगा लेते हैं। चलिए, चूंकि हम लोग भी एग्जिट पोल, अपना भी एग्जिट पोल है और नीचे स्क्रीन पर बीच बीच में हम ला रहे हैं अपने एग्जिट पोल को। मैं अपनी टीम को बोलूँगा कि नीचे रखिए उस एग्जिट पोल को। और ये देखिए, जिसमें 130 से 144 सीटें यानी 137 सीटें अपने एग्जिट पोल के हिसाब से इंडिया गठबंधन को और 95 से 109 के बीच में एनडीए को नीतीश बाबू आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अदर्स के खाते में 0 या मैक्सिमम 8 सीटें, अगर इसका मीन निकालें तो 4 सीटें मैक्सिमम आ सकती हैं। और इन सब के बीच यानी एग्जिट पोल पर बवाल मचा हुआ है। कैसे इसको देखा जाए? पहले बात एग्जिट पोल की। हाँ, देखिए राजीव जी, बिल्कुल इस पे बवाल सही मचा हुआ है इस एग्जिट पोल पर। और ये जो एग्जिट पोल आए हैं, ये किसी भी तरीके से एग्जैक्ट तो नहीं कहे जा सकते। और एग्जैक्ट के साथ अगर इसको कहा जाए कि ये एग्जिट पोल पे जो बवाल है वो निश्चित तौर पे सही बवाल जो है वो मचा हुआ है। और वो इसलिए सही बवाल कह सकते हैं, जैसे कि आज तेजस्वी यादव ने भी राजीव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें कही। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने जो सवाल उठाया वो बहुत मौजूद सवाल है। और उन्होंने कहा, ये भी कहा कि भाई धर्मेंद्र की जो आपने फर्जी खबर चला दी और उस पर किसी ने अभी तक माफी भी नहीं मांगी। राजीव जी, जिस एजेंसी से खबर आई थी उससे हमने भी चलाई थी, लेकिन जैसे ही ईशा देओल का आया,
उसके मुश्किल से 30 सेकंड के अंदर हमने कह दिया कि भाई ये एजेंसी की खबर थी और इसके लिए हम माफी मांगते हैं। लेकिन जिन्होंने चलाया, लंबे लंबे कार्यक्रम कर दिए उस पर, उन्होंने आज तक माफी नहीं मांगी। तो ये तेजस्वी यादव ने ये सवाल उठाया कि भाई आप तो जो ये करते तो आपकी विश्वसनीयता कहाँ रह गई है? फिर आप पाकिस्तान में घुस के बताया था आप तो कराची में आप चाय पियेंगे और आपने कब्जा कर लिया था कराची के एयरपोर्ट पर। ये फिर जिस तरीके से आपने लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल दिए, ये तो राजीव जी, ये इस पर सवाल तो उठते हैं निश्चित तौर पर। अब देखिए राजीव जी, हम लोगों ने जो एग्जिट पोल किया, हमारा जैसे इंडिया गठबंधन का हम दे रहे हैं, तो हमने 130 से 144 का हमने एक रेंज दी, और वो रेंज कितनी है, मतलब 14 का अंतर हम लोग दिखा रहे हैं कि मिनिमम से और मैक्सिमम के बीच में 14 का एक डिफरेंस है। इसी तरीके से एनडीए को 95 से 109 का, लगभग 10 का मान लीजिए, मतलब 10% का एक हम माइनस प्लस लेकर चल रहे हैं। लेकिन औरों के जो आ रहे हैं वो आप देखिए कि 100, एक तब बता रहे हैं, एक एनडीए जो है वो 115 से लेके और 144 तक चला जाएगा। अरे भाई कहीं तो रुक जाओ, कहीं तो थमो भाई। इतना तो अगर आपने किया है एग्जिट पोल, तो इतना अंतर तो नहीं होना चाहिए कि आप ये अंदाजा नहीं लगा पाए कि भाई आपका 25% का आप जो है माइनस प्लस लेकर चल रहे हैं। ऐसा कहीं हुआ करता है क्या? तो सांख्यिकी राजीव जी हम लोगों ने भी पढ़ी है और सांख्यिकी के विद्यार्थी भी रहे हैं, तो जानते हैं कि स्टैटिस्टिक्स किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह से उसकी चीजें की जाती हैं। तो ये उनको लेकर सवाल उठे। और जो आज तेजस्वी ने आरोप लगाए, बहुत गंभीर आरोप थे और मुझे लगता है कि वो आरोप सही भी हैं। जैसे उन्होंने कहा कि भाई कोई नहीं करता, जाकर ऊपर से महामानव के यहाँ से पर्ची आ जाती है या अमित शाह पर्ची भेज देते हैं और वो चला दिए जाते हैं। और राजीव जी, आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले और उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले पर्चियां तो आई थी, हम लोगों के यहाँ भी आई थी। हम लोगों ने भले ही वो पर्चियां नहीं चलाई हो, तो पर्चियां तो आई थी, तो हम लोगों ने नहीं चलाई, तो वो एक अलग मसला है। तो पर्चियां आती हैं, तो ये तो उनका आरोप एक तरीके से सही है। और पर्चियां कहाँ से आती हैं, कौन बेचता है, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन पर्चियां आती हैं, ये बात सही है। और बहुत से लोग संपर्क करते हैं कि साहब हम भी कर लेंगे, हम भी कर लेंगे, तो ये सब सारी चीजें चलती हैं। महत्वपूर्ण बात राजीव जी ये है कि अगर जमीन पर मुद्दे थे तो किन मुद्दों पर चुनाव हुआ, इन मुद्दों की बात क्यों नहीं कर रहा? एक तरफ आप कह रहे हैं कि यूथ ने बहुत गुस्से में वोट दिया, और फिर आप बता रहे हैं कि महागठबंधन जो है वो हार रहा है। अरे भाई, जब यूथ ने गुस्से में वोट दिया और रोजी रोटी और रोजगार की बात यूथ कर रहा था, तो ये मुद्दा तो महागठबंधन का था। तो आप बता भी रहे कि यूथ ने मतलब बहुत गुस्से में वोट किया और व्यवस्था परिवर्तन के लिए वोट दिया। तो जब परिवर्तन के लिए वोट दिया यूथ ने, तो परिवर्तन के लिए एनडीए को वोट दिया जाएगा। तो ये राजीव जी समझ में नहीं आता है। तो ये निश्चित तौर पर इस पर सवाल उठते हैं। दूसरा, कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी राजीव जी की जो इस तथाकथित मुख्यधारा के मीडिया के जो आते हैं एग्जिट पोल्स, उनके 2 लक्ष्य होते हैं। और एक लक्ष्य तो ये होता है कि पहले शेयर बाजार जो है उसको संतुलित रखा जाए, वो गिरने ना पाए। तो चुनाव जिस दिन मतगणना होगी उस दिन सुबह 10-11 बजे तक मार्केट को थामा जाएगा यानी एग्जिट पोल के जरिए, और मतगणना धीमी कराकर उसको थामा जाएगा। और उसके बाद फिर शुक्रवार को इसीलिए मतगणना रखी गई है ताकि फिर शाम को जो है वो एग्जिट पोल ठीक हो जाए, फिर 2 दिन का उसमें वक्त मिल जाएगा, तो फिर शेयर बाजार जो है बच जाएगा। ये एक तरीके से। और दूसरा जो होता है वो प्रशासन के ऊपर दबाव बनाने का कि सरकार देखो बन रही है एनडीए की, तो आप अब जो है घपला करना है आपको और एनडीए के लिए काम करना है। और तेजस्वी यादव ने खुलकर आरोप लगाए थे कि अमित शाह एक होटल में बैठकर अधिकारियों को बुलाकर डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। और उस होटल का ऑन द स्पॉट जाकर जो था वो निरीक्षण जो था वो पवन खेड़ा ने किया और दिखा भी दिया कि देखिए किस तरीके से सीसीटीवी कैमरे बंद है और क्यों बंद है। इसको लेकर सवाल राजीव जी उठे। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी ने जो सवाल उठाए हैं वो निश्चित तौर पर वाजिब सवाल हैं। और दूसरी बात राजीव जी है कि जितने भी एग्जिट पोल चल रहे हैं तमाम चैनल्स पर, पहले तो सब बताते थे कि ये हमारा सर्वे है। अब कोई नहीं कह रहा है कि हमारा सर्वे, सब बता रहे हैं कंपनियां सर्वे कर रही है, उन कंपनियों का सर्वे जी। तो ये अंतर जो है, तो ये और जो आपने बताया कि बदलना शुरू हो गए हैं, तो निश्चित तौर पर बदलना शुरू हो गए। मुझे लगता है कल तक और भी बदलेंगे। और एक साहब ने जो आज किया है एग्जिट पोल, कल की बजाय आज किया है, उन्होंने भी राजीव जी बिल्कुल नेक टू नेक एक तरीके से फाइट दिखाई है। तो अगर ये नेक टू नेक लगभग फाइट दिखा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि असली मसला क्या है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि असली मसला क्या है ये समझना होगा। ज़रा जल्दी से आना चाहता हूँ प्रशांत जी, फिर मुकेश जी आपके पास आता हूँ। प्रशांत जी, यहाँ एग्जिट पोल पर क्यों बवाल मचा हुआ है, क्या कारण हो सकता है? कहानी शुरू करते हैं लोकसभा 2024 के इलेक्शन से।
हमारे सर्वे ने दिया था 221 से 240 सीटें। कितनी आई? 240। 240। और अब हमने एक फिगर दी है। अब जिन्होंने 400 पार किया था और जो बाद में स्टूडियो में रो रहे थे, उनका भी आज आया है सर्वे। वो फिर से एनडीए की सरकार बना रहे हैं वहाँ भारी बहुमत से। तो दूसरी बात यह कि सर देखिए, एग्जिट पोल हो या जो हम लोगों ने 8 दिन बिताए बिहार में, हम लोग इलेक्शन के पोलिंग स्टेशन के बाहर जो वोट देने जा रहा है व्यक्ति या वोट देकर आ रहा है, उससे पूछ रहे हैं भाई तुमने किन मुद्दों में वोट दिया है। हम ये तो नहीं पूछते कि किसको वोट दिया, और पूछना भी नहीं चाहिए, लेकिन किन मुद्दों में वोट दिया उससे हम एक अंदाज लगाते हैं कि उन्होंने किस मुद्दे में वोट दिया, तो किस पार्टी को वोट दिया होगा। उसके बाद हम चाय की दुकानों में, रेलवे स्टेशन पे, गांधी मैदान से लेकर तमाम पब्लिक प्लेसेस में, बाजारों में लोगों से बात करते रहे, और तमाम तरीके के लोगों से गांव में, शहर में, सड़क पे, हर जगह हमने बात की है। और मेरा अपना व्यक्तिगत आकलन ये है कि जो लोग हमको मिले और जो बताया और जो एग्जिट पोल में आ रहा है उसमें कोई बहुत अंतर नहीं है। हमको भी यही सेंटीमेंट दिख रहा था। हम संख्या को फिगर आउट नहीं कर सकते, लेकिन सेंटीमेंट हमको यही दिख रहा था, और वो सेंटीमेंट अभी भी है। अब सवाल ये कि हमको जो लोग मिल रहे हैं जिन्होंने वोट दिया, लेकिन जिनके नाम कट गए या जो नए अदृश्य वोटर ऐड हुए होंगे एसआईआर के दौरान, 22 लाख लोग, 21 लाख लोग जो ऐड हुए हैं, उनमें कौन क्या है हमको पता नहीं। तो हम तो वो देख सकते हैं कि जो हमारे नजरों के सामने है, नजरों के पीछे क्या हुआ है उसको हम नहीं देख सकते। तो एक एसआईआर का इम्पैक्ट है, और वो एसआईआर का इम्पैक्ट अगर रहेगा तो मैं कह सकता हूं कि जो गोदी मीडिया के एग्जिट पोल है वो सही हो जाएंगे। और अगर एसआईआर का इम्पैक्ट मिनिमाइज हो गया होगा, ये वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा है, तो वो नतीजे हमारे एग्जिट पोल के आसपास आएंगे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सारा मसला खड़ा होता है एसआईआर के इम्पैक्ट पे। अब मेरा मोटा मोटा मानना ये है कि जो 8-9% का स्पाइक आया है, जो इजाफा हुआ है पिछली बार से अब में, और बम्पर वोटिंग हुई है तमाम जगहों पे, जैसे किशनगंज में 72% से 80% के आसपास वोटिंग हुई है, और वहाँ की डेमोग्राफी को देख के हम अंदाज लगा सकते हैं। पूर्णिया में जिस तरीके से वोटिंग हुई है या फेज 1 में जिस तरीके से वोटिंग हुई है, उससे हम अंदाज ये लगा सकते हैं कि ये जो एसआईआर का इम्पैक्ट है, ये इससे हो सकता है कवर हो जाए। जो बम्पर वोटिंग हुई है, लोगों ने इसलिए वोट किया है कि एसआईआर से अगर नुकसान हुआ तो इससे भरपाई हो जाए। मोबिलाइजेशन पॉलिटिकल पार्टीज का हुआ है। अब देखना क्या है कि अगर क्या इस बढ़े हुए मतदान प्रतिशत से भी आगे का इम्पैक्ट है एसआईआर का, तो काफी कुछ कहानी डिपेंड करती कि एसआईआर का इम्पैक्ट कितना है, जिसपे हम कुछ नहीं कह सकते, हमारी नजरों के सामने नहीं है। वो इलेक्शन के बाद राहुल गांधी को इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कोई और मीडिया हाउस इन्वेस्टिगेशन करेगा, एजेंसीज तो क्या करेंगी और एसआईआर क्या करेगी। तो एक तो ये, दूसरा एग्जिट पोल जो गोदी मीडिया के हैं, उनके और हमारे एग्जिट पोल में एक अंतर है। हमारे पास कहीं से मैसेज नहीं आता है। हमें स्टॉक मार्केट के लिए नहीं करना होता है एग्जिट पोल। हम गलत सही हो सकते हैं, लेकिन हमारे एग्जिट पोल में, डीबी लाइव के एग्जिट पोल में स्टॉक मार्केट का खेल शामिल नहीं है। हमारे एग्जिट पोल में कहीं से हमको व्हाट्सएप नहीं आता है कि आप ये कहो, ये बोलो। आता भी होगा तो हम उसको मानते नहीं। तो असली बात यह है कि वो जो वहाँ पे उनका जो मीडिया है, हम सब जानते हैं कि वो जैसे नीचे एक लाइन आप चला रहे हैं, जो टिकर है, अपडेट चला रहे हैं, उनके यहाँ ये अपडेट भी नहीं चल सकता बगैर पूछे।
जो वहां से आएगा वही चलेगा। उनके सुपर संपादक जो हैं वो हम सब जानते हैं कौन है इन चैनलों के। तो वो बेचारे हिम्मत भी नहीं कर सकते, अगर उनके पास उनकी एजेंसी अगर एग्जिट पोल को वैसा ही फिगर देती उनको जैसा कि हमको दिया है, तो उनकी बेचारों की हिम्मत भी नहीं है कि उसको चला पाए। उनका चैनल ही बंद हो जाएगा। बंद नहीं होगा, उनके मालिकान के ऊपर ईडी और सीबीआई के छापे पड़ जाएंगे, वो जेलों में चले जाएंगे। तो ये उनकी बेचारों की मजबूरी है इसको इस तरह से चलाना। दूसरा एक उसका पर्पस क्या होता है कि जो काम अमित शाह कर रहे थे पटना में बैठकर, सीसीटीवी कैमरों में कपड़ा कागज चिपकवा के, टेप चिपकवा के जो अधिकारियों से मिल रहे थे, उनको संदेश देना है। काउंटिंग एजेंट पे अधिकारियों को संदेश देना है, सिस्टम को संदेश देना है कि आप जो है किसका साथ देंगे। हवा बनानी है अधिकारियों के बीच में। ये उसके लिमिटेड पर्पस हैं। अब हम 14 को देखेंगे कि इसका असली इम्पैक्ट क्या हुआ, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जो हमको ग्राउंड पे दिखाई दिया वो सेंटीमेंट लगभग वही है जो एग्जिट पोल में, हमारे डीबी लाइव के एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है। और उसका दूसरा तीसरा कोई कंसिडरेशन हमारे आपके में है नहीं। कोई संदेश कहीं से नहीं आ रहा है, ना हमको स्टॉक मार्केट खेल में कुछ काम करना है। वो लोगों का स्टॉक मार्केट में भी बड़ी स्टेक्स हैं, उनकी कंपनीज के स्टेक्स हैं, उनकी बहुत सारी जो है वो कंसिडरेशंस होते हैं, कॉर्पोरेट कंसिडरेशंस होते हैं। और अगले राउंड पे मैं जरा बात करूंगा 2 सिनेरियो की कि डीबी लाइव का एग्जिट पोल सही होता है तो पॉलिटिक्स किस तरफ जाएगी, और गोदी मीडिया एग्जिट पोल सही होता है तो पॉलिटिक्स किस तरफ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। लोग किसके साथ हो, तंत्र किसके साथ है, और तंत्र क्या करेगा, और लोकतंत्र में लोक अलग है तंत्र अलग है, वो भी हम चर्चा करेंगे सेकेंड राउंड में। जी बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। सेकेंड राउंड में आते हैं। हमारे साथ 2 और साथी जुड़ गए हैं, दोनों अभी उधर बिहार से ही जुड़े हुए हैं। सुनील शुक्ला जी भी बिहार में हैं और बिहार से ही जुड़े हुए हैं हमारे साथी फर्रा शाकिब जी। आप दोनों का भी स्वागत है। जरा मुकेश जी थोड़ा सा और रोकना चाहूँगा आपको, जरा बिहार से दोनों साथी जुड़ गए हैं तो बिहार का सूरत हाल इनके जरिए ले लेते हैं। सुनील जी पहले आपके पास, फिर फर्रा शाकिब आपके पास आता हूँ। हम लोग तो इधर स्टूडियो में या घरों में बैठकर सिर्फ और सिर्फ विश्लेषण कर सकते हैं और फील्ड में चूंकि आप लोग हैं। सुनील जी, कल से लेकर आज तक क्या परिवर्तन बिहार में दिखाई दे रहा है? और हालांकि आज सुबह सुबह तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कई नेता अपने ढंग से अपने विचार रख रहे हैं, कुछ नेताओं के बयान हमने सुनाए भी अपने इसी कार्यक्रम में। जरा आपसे समझना चाहता हूं, और आपने भी देखा डीबी लाइव के अलावा जितने भी आए हैं एग्जिट पोल सब एनडीए की सरकार बनवा रहे हैं। चूंकि आप वहां ग्राउंड जीरो पे हैं, आपसे समझना चाहता हूं कि क्या आप जो कल विश्लेषण कर रहे थे और आज में फर्क नजर आ रहा है? आपके विचारों में फर्क, आपके विश्लेषण में फर्क आया है, या वही विश्लेषण कल जो आपने किया था वही है? नहीं, मैं तो अपने विश्लेषण पे कायम हूं। मैं अपने जो मेरे पास जानकारी है, जितने लोगों से मैंने बात की है, जैसे जैसे मैं, ऐसा भी नहीं था कि कहीं एक जगह में बैठा हुआ था। रोहतास जिले के लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में गया हूँ। 50 लोगों से मैंने बात किया है जो वोट देकर के निकल रहे थे, जो अभी प्रशांत जी कर रहे थे उसी शब्दावली के तहत। और कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं उसके हालात बनते हुए, दूर दूर तक नहीं। मेरा बल्कि मैं ये मानना है कि एनडीए का जो 2020 का मतदाता समूह था उसमें बिखरा हुआ, जबकि महागठबंधन ने अपना जो समर्थक वर्ग है उसको बढ़ाया। लोगों के मन में अगर ये बार बार ये कहा जा रहा है, जो तर्क लोग दे रहे हैं कि महिलाओं की संख्या, महिलाओं का मत प्रतिशत बढ़ा है, ठीक है, बिल्कुल बढ़ा है। 71.6% महिलाओं ने वोट दिया है, लेकिन उनकी संख्या कितनी है? 3,51,00,000 से अधिक। 3,51,00,000 से अधिक। और पुरुषों का कितना वोट है? 3,93,00,000 से अधिक। लगभग 42 लाख से अधिक मतदाता से अधिक पुरुषों ने मतदान किया। और उसके बाद भी महिलाओं का जो पहले का वोट, वो समर्थक वर्ग था नीतीश कुमार का, निश्चित रूप से मैंने 2 इलेक्शन देखे हैं जिस समय वो अपने सत्ता को बरकरार रखने में कामयाब हुए थे। महिलाओं का अधिकांश हिस्सा नीतीश कुमार के साथ रहा है, इससे कोई दो राय नहीं।
लेकिन इस सरकार के खिलाफ लोगों के मन में मैं स्वीकार करता हूं कि नीतीश कुमार को लेकर के कोई आक्रामक विरोध मुझे नजर नहीं आया। मैं 3 जिलों में गया हूं, 2-3 चरण वाले मतदान मेलों में, लेकिन इस सरकार के खिलाफ नाराजगी है, इस सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर के नाराजगी है, जो रोजी रोजगार के सवाल पर सरकार के अनदेखी को प्रश्न को लेकर के नाराजगी है, जो भर्तियां नहीं हुई राज्य सरकार की ओर से उसको लेकर के नाराजगी है, बिल्कुल है। और लोग आपको व्यक्त करते हुए नजर आएंगे, चाहे वो लड़कियां हो चाहे युवक हो। तो जो एग्जिट पोल अन्य के लोगों ने दिया, हम लोग डीवी लाइव के अलावा, उससे सहमत नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि अगर ये इतने बड़े पैमाने पर लोगों ने इस सरकार को बनाए रखने के लिए मतदान किया, ये संभव नहीं है। ये इसकी कोई वजह नहीं नजर आती। यह बढ़ा हुआ मतदान इस बात का संकेत नहीं है कि लोग इस सत्ता को बरकरार रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो बढ़ा हुआ मतदान है, ये अभी भी मैं कह रहा हूं कि परिवर्तन का मतदान। लोग परिवर्तन चाहते हैं, लोग ये चाहते हैं कि रैंक एंड फाइल में बदलाव आवे, और ये मतदान केंद्रों पर भी दिखाई जो बड़ा। इसके 2 कारण मैं मानता हूं कि महागठबंधन और एनडीए दोनों के समर्थक वर्गों ने बढ़ चढ़ के मतदान में भाग लिया, लेकिन एनडीए अपने मतदाताओं को अपने साथ बरकरार नहीं रख पाया, उसमें बिखराव है। महागठबंधन में कोई बिखराव नहीं। जैसे अगर आप अल्पसंख्यक मतदाताओं को लीजिए, अल्पसंख्यकों का एक वर्ग, अच्छा खासा वर्ग, वो मतदान करता था नीतीश कुमार जी के लिए, वो पूरी तरह से महागठबंधन के पक्ष में खड़ा है। इसी तरह से जो विद्रोह की स्थितियां हैं वह एनडीए में ज्यादा है। अपने एंटी इनकम्बेंसी को रोकने के लिए आरजेडी ने बड़े अच्छे प्रयास किए, अपने ढेर सारे प्रत्याशियों को बदला है, खासतौर से दूसरे चरण के इलाकों में जहां मतदान कल पूरा हुआ। तो कोई वजह नहीं बनती है कि आप इस तरह का चुनाव परिणाम आवे। और अगर आप मेरा अपना मानना यह है, जो मैंने मतगणना स्थलों पे जो स्थितियां हमने देखी हैं, जिस तरह की तैयारियां राजनीतिक दलों की हैं, पहले चरण के मतदान वाले इलाकों में जिस तरह की सतर्कता राजनीतिक दलों ने दिखाई है, और वो लगातार बनी हुई, अभी भी बनी हुई, वह मतदान केंद्र को छोड़ के नहीं गए। छोटी बड़ी भी, अगर कहीं थोड़ी देर के लिए भी बिजली गई, थोड़ी देर के लिए भी अगर सीसीटीवी कैमरा बंद हुआ, तो जो महागठबंधन के लोग हैं वो तत्काल सक्रिय हो गए। लगभग सभी जिलों में लोग जो हैं, जो विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग हैं, चाहे वो आरजेडी के लोग हों, चाहे वो माले के लोग हों, यहाँ तक कि कांग्रेस के लोग भी, वह बहुत ही अधिक सक्रिय है। अगर आपने तंत्र के माध्यम से चुनाव परिणाम को प्रभावित करने की कोशिश की, मुझे नहीं लगता कि बिहार के लोग इसको बहुत आसानी से स्वीकार करें। वह स्थिति बनेगी नहीं। और मतदान को लेकर के, चुनाव प्रक्रिया को लेकर के, चुनाव की प्रक्रिया में तंत्र के हस्तक्षेप को लेकर के लोग बहुत जागरूक हैं। छोटी छोटी बातों, अब बिहार में रह करके आपको महसूस होगा कि हर बात के लोग तत्काल निर्वाचन आयोग से संपर्क कर रहे हैं, और स्थानीय स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी को उस पर तत्काल प्रतिक्रिया देनी पड़ रही है। ये नहीं है कि आपने इस मनोवैज्ञानिक माहौल के बावजूद भी कहीं से लोग अपने आप को बैक फुट पर कर लिए हैं कि अब तो ठीक है, पूरा का पूरा माहौल एनडीए के पक्ष में है। महागठबंधन के लोग बहुत ही सतर्क हैं, और आम आदमी सतर्क है। कल मैं आज दिन में मैंने कई जगहों पे बात किया, रोहतास जिले में ही, कि भाई अब तो ये एग्जिट पोल आ गया, आप इसको कैसे लेते हैं? आप लोग मान लेते हैं किस तरह का एनडीए की सरकार बन रही है। 10 लोगों से अगर मैंने बात किया है राजीव जी, तो एक आदमी नहीं कहा कि हम इस एग्जिट पोल से सहमत। एक व्यक्ति ने नहीं कहा, क्योंकि वो तो हमने जिन लोगों से बात की, मैंने पहले उनसे पूछा कि आपने मतदान किया है कि नहीं किया। उसके बाद उसमें से कुछ लोग तो ऐसे मिले जिन्होंने, उनकी भी संख्या कम थी, 3-4 ही ऐसे लोग थे जिन्होंने उस एग्जिट पोल को नहीं देखा। और जागरूक लोग, तो अगर मैं एक मीडिया जगत से जुड़े हुए व्यक्ति से मैंने आज सुबह पूछा कि एग्जिट पोल आया कैसे लेते हैं, अब जो वहीं के निवासी हैं, उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल तो नहीं, यह परिणाम तो नहीं आ सकता। अगर यह परिणाम आता होता तो कम से कम इस सड़कों पे दिखाई पड़ता। लोग ये मान के चलते कि इंडिया के खिलाफ कोई विरोध नहीं है। किस बिना पर आप इस परिणाम को आप ला सकते हैं? कौन से आधार है? मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में जो भी तेजस्वी बार बार कर रहे हैं कि सर्वाधिक लोकप्रियता, और ये आंकड़ों में भी आया है
कि सबसे ज्यादा लोकप्रियता तेजस्वी की है, नीतीश जी दूसरे नंबर पर है, अन्य कोई व्यक्ति उनके टक्कर का नहीं है जी। जंगल राज की जो आप बात बताते हैं, जंगल राज का लोग ठीकरा तेजस्वी यादव पर फोड़ने के लिए तैयार नहीं है कि उस जंगल राज की जिम्मेदारी किसी तरह से तेजस्वी के ऊपर है। तेजस्वी यादव ने या महागठबंधन ने जो अपने कार्यक्रम, जो अपने वायदे, जो चुनावी घोषणाएं की, वह लोग स्वीकार करने के लिए तैयार है। उसे बहस चलाई गई, खूब बहस चलाई गई कि जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को हम नौकरी देंगे, तो कहां से लाएं। बाकायदे एनडीए के लोगों ने इसको चलाया कि यह इम्प्रैक्टिकल है, अव्यवहारिक है, राज्य सरकार के पास इतने संसाधन नहीं है। लेकिन लोगों के बीच में विमर्श में है कि एक ऐसा आश्वासन है जिस आश्वासन पे भरोसा किया जाए या न किया जाए, लेकिन मौका दिया जाए। एक मौका देने के में कोई ऐतराज किसी को नहीं हो सकता। तो जन सामान्य भी बिहार, जब आज भी हमने बात किया, जन सामान्य भी इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है, भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको मानेंगे जी। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण मैं भी मानता हूं इस बदलाव के पीछे कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर के राज्य में कोई आग्रह नहीं दिखाई पड़ा मुझे कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को लेकर के यहाँ के आम मतदाताओं में कोई उत्साह हो, वो मुझे कहीं नहीं दिखाई पड़ा। एनडीए के पक्ष में केवल एक ही तर्क में महसूस करता हूं, वो है कि नीतीश कुमार के खिलाफ आक्रामक विरोध का न होना, लेकिन उनको स्वीकार कर लिया जाए यह स्थिति भी नहीं है। लोगों के मन में नाराजगी है और वह नाराजगी, सबसे बड़ी नाराजगी है युवाओं की, और वह नाराजगी दिखती है। ऐसा नहीं कि आप अनुमान करेंगे, अगर किसी पढ़े लिखे लड़के से आप बात करेंगे तो खुल के बोलता है कि नहीं, यह सरकार कम से कम रोजी रोजगार के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही जी। भारतीय जनता पार्टी के जो तरीके रहे हैं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, वह मुझे कहीं नहीं दिखाई पड़ा। मैं ऐसे इलाकों में भी गया हूं, रोहतास जिले के, जो अल्पसंख्यक बाहुल है, जो रोजा के इलाका कहलाता, वहां भी स्थिति नहीं थी कि लोग अल्पसंख्यक समुदाय को देख करके कोई पोलराइज हो रहे हैं। तो किस बिना पर आप ले जाएंगे, किस बिना पर इस तरह का समर्थन मिल जाएगा? जो अति पिछड़े कहे जाते हैं उनमें बिखराव है, जो एक बड़ा समूह तैयार किया था नीतीश कुमार जी ने दलितों का भी, उसमें बिखराव है। तो अगर आपका मतदाता आपके साथ पूरी तरह से नहीं रह पाया, उसमें बिखराव की हालात बने हुए हैं, और केवल 2020 का चुनाव 0.03% से आपने बढ़त हासिल कर ली, तो इस चुनाव में कौन से कारण है? और 2024 के चुनाव में भी महागठबंधन ने एनडीए को बड़ी सफलतापूर्वक चुनौती दी, जहां 2014-2019 में कोई सफलता उसके पास नहीं थी, और मजबूती के साथ अपना जन समर्थन उसने हासिल किया। पिछले चुनाव में ही अगर आप बात कीजिए तो सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर के जनता आरजेडी उभर के आई। आज कैसे हो जाएगा? कौन से ऐसे कारण है जिस कारण से इस तरह की सफलता एनडीए को मिल सकता? तो मैं तो सहमत नहीं हूं, और जितने मुझे नहीं लगता कि बिहार के लोग जितने आगे नहीं बात की, उसमें से भी अधिकांश लोग इस एग्जिट पोल के नतीजे से असहमत दिखाई पड़े। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। शाकिब जी, आप भी ग्राउंड पे, हम लोग साथ साथ थे, उसके बाद भी आप चूंकि ग्राउंड पे हैं, ज़रा आपसे समझना चाहता हूं कल से लेकर आज तक बिहार की जनता कह क्या रही है, क्योंकि जितने भी चैनल्स हैं डीवी लाइव को छोड़कर सब एनडीए की सरकार बनवा रहे हैं। क्या देख रहे हैं धरातल पे, ग्राउंड जीरो पे? देखिए राजीव भाई, कल प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाया, आज मुझे इसका अफसोस हो रहा है, क्योंकि कल मैंने कहीं और पहले से कमिट कर रखा था, इसलिए मैं शामिल नहीं हो पाया। आज मुझे इसका अफसोस हो रहा है कि मैं उस कमिटमेंट को तोड़ देता तो आज शायद लोग मुझे देख रहे होते, और आपका जो एग्जिट पोल रहा है ये आम जनता के बीच चर्चा का विषय है। और चर्चा का विषय इसलिए नहीं है कि आपने ऐसा पोल दिखाया, चर्चा का विषय इसलिए है कि लोग इसको क्रेडिबल मान रहे हैं। लोगों को जो माहौल दिखा है, अपने आसपास जो लोगों ने ऑब्जर्व किया है, उससे मैच करता हुआ एग्जिट पोल है डीबी लाइव का। और तमाम लोगों ने मुझे कहा कि डीबी लाइव का एग्जिट पोल भी हम लोगों ने देखा, रात में भी मेरे पास फोन आया कि डीबी लाइव का एग्जिट पोल गले से उतरने वाला एग्जिट पोल है। एक चैनल ने तो यहां 209 सीटें दी एनडीए को। मैंने कहा कि भाई बीच की जो 44 सीटें वो क्यों छोड़ दिया, वो भी समेट ही लेते। बिला वजह का विपक्ष छोड़ दिया है, 44 सीटों का विपक्ष, 209 सीटें, मतलब आप सोचिए। और नहीं, वो तो और कम, वो तो 34 सीटें बनती हैं। फिर 34 सीटें, एग्जैक्टली 34 सीटें बनती, 34 सीटें बनती। हाँ,
नहीं, मैं ये बोल रहा हूं, मेरा कहना ये राजीव भाई कि जो भाजपा की सीटें अगर ज्यादा आ जाएं और जदयू की सीटें कम हो जाएं तो आश्चर्य उस पर भी होगा। आप उसको हरियाणा वाले रिजल्ट से मैच करके देखिएगा। मतलब हरियाणा में लोगों को बीजेपी से इतना गुस्सा था कि उस चक्कर में दुष्यंत चौटाला की 10 सीटें उन्होंने जीरो कर दी। दुष्यंत चौटाला उनके चक्कर में खुद अपनी सीट हार गए। लोगों को इतना गुस्सा था कि तुमने भाजपा के साथ सरकार क्यों बनाई, उसका गुस्सा दुष्यंत चौटाला पे उतार दिया और भाजपा को पूर्ण बहुमत आ गया। तो एकदम यही स्थिति होगी अगर नीतीश जी की पार्टी छोटी हो जाती है और बीजेपी को ज्यादा सीटें आ जाती है। तो हम लोगों का अपना जो ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और कल सेकंड फेज का जिस तरह से पोलिंग ट्रेंड रहा है, और सबसे बड़ी बात देखिए कि जो गोदी एग्जिट पोल्स हैं, उन्होंने अपने एग्जिट पोल्स जारी कर दिए और उधर वोटर्स लाइन में लगे हुए थे। कई जगह से ऐसी खबरें आई कि वोटर्स लाइन में ही लगे हुए हैं और इन्होंने एग्जिट पोल जारी कर दिए। तो ये जो एग्जिट पोल गोदीगिरी वाला आया है, ये किसी भी कीमत पर आम जनता के ही हलक से नहीं उतर रहा है। ये एग्जिट पोल अगर आता है तो ये जनादेश नहीं है, ज्ञानादेश है। आप समझ लीजिए इसको एक लाइन में। ये जनादेश तो कतई नहीं हो सकता है, किसी कीमत पर यह जनादेश नहीं होगा। अगर ये एग्जिट पोल जो मीडिया ने दिखाया है वो अगर सही होने के आसपास भी पहुंच जाए, एनडीए 100 सीटों के नीचे पैकअप होने जा रहा है। 100 सीट्स या 110 के बीच में वो पैकअप होने जा रहा है, एकदम इसको तय मान लीजिए आप। वही तो अपना इसको लॉक एग्जिट पोल है, वही तो अपना एग्जिट बिल्कुल पोल है। बिल्कुल, और 95 to एकदम सही 109। एग्जिट पोल है। एग्जैक्टली इससे ज्यादा नहीं जा रहा है। और आप अगर एब्सोल्यूट मैंडेट दे रहे हैं इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद, जहां के लोग जो है, लोगों ने उस तरह से वोट किया है। लोग चेन्नई में होटल में काम करने वाले बच्चे जो है वो फ्लाइट की टिकट लेके आए हैं वोट करने के लिए। हमारे यहाँ जो महिला है, जो जिनको रिक्शे पर बैठने में 5 मिनट लग जाता है, वो जाकर के उन्होंने वोट किया है जब मतदाता। और ये सब वोटर ऐसे हैं जो खिलाफ हैं आपके। उसके बावजूद अगर आप एनडीए को एब्सोल्यूट मैंडेट दे रहे हैं तो ये ज्ञानादेश ही हो सकता है, जनादेश तो नहीं ही होगा। अब ये ज्ञानादेश होगा तो बाद में राहुल गांधी 6 महीने बाद शायद हम लोग उस पर बात कर रहे होंगे कि कितने वोट्स बढ़ाए गए, कितने कम किए गए, कहां इन्होंने बोगस पोल कराया, कहां नहीं कराया। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी के खिलाफ लोगों का गुस्सा रहा है। आप सोचिए, मांझी एग्जिट पोल तो मांझी जी की पार्टी को 5 सीटें दे रहा है। 6 सीटों पे मांझी जी चुनाव लड़े हैं, 5 सीट मांझी जी को दे रहा है। मांझी जी को खुद ही यकीन नहीं हो रहा होगा कि हमको 5 सीट जीत रहे हैं हम। आरएलएम बहुत मुश्किल से, अगर उपेंद्र कुशवाहा जी की पत्नी अपना वो सासाराम लड़ी है, वो अगर वहां अपनी सीट बचा ले जाए तो यही बहुत बड़ी बात है। एक दिनारा की सीट जो है आरएलएम और खाते में उसके, आप मान लीजिए 2 सीटें आरएलएम को दे दीजिए 6 में। मांझी जी अगर टेकारी जीत जाए यही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात अगर उनकी बहू सीट अपनी सीट निकाल ले जाए तो। चिराग को 5 के अंदर सीटें रहेंगी, ये लिख करके रख लीजिए आप। उसमें मैं सीटें बता देता हूं आपको। गोविंदपुर की सीट रहेगी, गोविंदगंज की, जो पूर्वी चंपारण में है। ब्रह्मपुर की सीट रहेगी, जो हुलास पांडे जो इनके संसदीय दल के नेता हैं, उनकी एक सीट है। और एक आध 2 सीट आप मान लीजिए। देखिए एलजेपीआर अपने स्क्रीन पे देखिए, एलजेपीआर 3 से 5 सीटें, 3 से 5, बिल्कुल 3 से 5, बिल्कुल इसी के आसपास होना है। आरएलएम यानी उपेंद्र कुशवाहा 1 से 3, मतलब मैक्सिमम 2 सीटें। ठीक है, 1 से 3 मैक्सिमम 2 सीटें जी। एग्जैक्टली। एचएम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 2 से 4, ये सब जेडीयू 46 से 50, नंबर 1 पार्टी उसमें, उस खेमे में जेडीयू, नंबर 2 पार्टी बीजेपी 43 से 47 जी। जेडीयू मान लीजिए 50 से अगर जाएगी तो 55 तक जाएगी, बीजेपी उससे भी नीचे रहेगी, ये मान के चलिए आप। बीजेपी जेडीयू के पीछे रहेगी, ये तय है, इसमें कोई शक नहीं। इस बार बीजेपी एनडीए खेमे में जेडीयू सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, इसमें भी आपको कोई दो मत नहीं है। वो चाहे 45 से 50 के बीच में रहे या 60 से 65 के बीच। लेकिन एक बात बताइए, हम अपने उसमें सीपीआई एमएल को, माले को, हम लोग 13 से 15 सीटें अपने उसमें आ रही हैं, 13 to 15 सीटें। लेकिन ये जितने भी आए हैं उसमें तो 5 के नीचे समेट दिया है। एमएल इतना बुरा परफॉर्म करने जा रहा है क्या? देखिए, एमएल की सीटें पिछले बार से बढ़ने जा रही हैं। पिछली बार 19 पे लड़के वो 12 लाए थे, इस बार एमएल ने 20 सीटें लड़ी हैं मेरे ख्याल से। 20 सीटों में वो 15 प्लस सीटें लाने जा रहे हैं, ये आप मान करके चलिए।
ये मान करके चलिए कि 12 से उनकी सीटें पिछले बार की तुलना में बढ़ने जा रही हैं, कांग्रेस की सीटें भी पिछले बार 19 की तुलना में बढ़ने जा रही हैं। ये तमाम चीजें हैं, ये हम लोग का अपना ऑब्जर्वेशन भी है राजीव भाई। हम लोगों ने जो घूमा है, जो 40 से ज्यादा सीटों पर तो हम लोग खुद फिजिकल अपियर होकर के हम लोगों ने बात की है, और ऑफ कैमरा भी बात की है और ऑन कैमरा भी बात की है। आप बिल्कुल, तो हमारे पास दोनों तरह के ऑब्जर्वेशन है। हमने बहुत सारी बातें जो हैं, जो लोग ऑन कैमरा नहीं बोल सकते हैं, उन्होंने ऑफ कैमरा हम लोगों से कहा है। आप देखिए, हम लोग एक विधानसभा सीट में थे, हमारे सामने से एक जदयू का जुलूस गया और वापस वो लड़के सब आए। फिर हम लोगों जब चाय पी रहे तो हम लोगों ने पूछा, बोले वो सब इमरान को सुनने जा रहे हैं, वोट तो कांग्रेस को ही देंगे। तो ये तो हम लोग अपनी आंखों से देख के आए हैं। तो इसमें ये जो इनका गोदी मीडिया का सर्वे है, ये तो खैर किसी कीमत पर अगर ये इसके आसपास रिजल्ट आता है तो ये ज्ञानादेश है, ये एक लाइन में समझ लेने वाली बात है। और 14 के बाद फिर क्या खेल होगा, उस खेल की पटकथा तो कल दिन से ही लिखी जाने लगी है। नीतीश कुमार जी ललन सिंह के घर चले गए। नीतीश कुमार जी अपने घर पर लिट्टी चोखा, माफ कीजिएगा, दाल भात और चोखा का भोज दिया है उन्होंने, और उसमें एक आदमी को नहीं बुलाया गया है। आप समझिए वो एक आदमी जो है वो कौन है, जो बीजेपी से जदयू में आए हैं और जो अपने आप को बड़ा तुर्रम खान समझना शुरू कर दिए थे, उनको नीतीश जी ने उनको संजय झा को निपटाया। बिल्कुल 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 बिल्कुल, उनको ठिकाने लगाना नीतीश जी ने शुरू कर दिया है। और मैं आपको बता रहा हूं, देर रात मुलाकात हुई है लालू यादव से। नीतीश कैंप के एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीडर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मुलाकात हुई है लालू यादव से। और आरजेडी और जदयू के दो ऐसे नेता भी मिले हैं जो दोनों एक ही जिले से हैं, और उनकी मुलाकात भी हुई है। आप कहेंगे नाम बता दूंगा मैं, आलोक मेहता और विजय चौधरी भी मिले हैं। अशोक चौधरी, जिनको भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद भूंजा पार्टी से थोड़ा किनारे लगा दिया गया था, अशोक चौधरी की वापसी भी हो गई है भूंजा पार्टी में। मतलब कल वो भी थे भात दाल और चोखा वाली पार्टी में, संजय झा के अलावा। संजय झा को नहीं बुलाया गया था। ललन सिंह, विजय चौधरी और बाकी तमाम, ये मनीष वर्मा वाला गैंग पूरा, सब लोग एक साथ थे। और नीतीश जी कल 15 मिनट ललन सिंह से अकेले में बात करते हैं उनके घर जाकर के, और उसके बाद देर रात उनकी मुलाकात होती है लालू यादव से। ये खबर ऐसे हवा में नहीं है, ये पुख्ता खबर है। और चुनाव के परिणाम आने के बाद आपको हो सकता है कि मुख्यमंत्री बिहार का ना भी बदले, देश का प्रधानमंत्री बदल जाए। जी, तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, मुख्यमंत्री हो सकता है बिहार का ना बदले लेकिन देश का प्रधानमंत्री बदल जाए, और ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। तो खासकर सुनील जी और फर्राह शाकिब जी की बात आप सुन रहे थे, मुकेश जी, और हम लोग, मैं और प्रशांत जी भी साथ में ही घूम के वहाँ से आए हैं, लौट के आए हैं, और बहुत कुछ जो फर्राह शाकिब बता रहे हैं, बहुत कुछ, क्योंकि फर्राह भी हमारे साथ थे, हम लोगों ने बहुत कुछ ऑफ कैमरा ऑन कैमरा बहुत कुछ देखा, और मैक्सिमम कवरेज बिहार को खंगाल डालना जिसको बोलते हैं, वो हमने करने की कोशिश की ताकि हम गलत साबित ना हो। लेकिन कल से जब हम जी ये कुछ दिखा रहे हैं फर्राह शाकिब, ये एग्जिट पोल एक पर्ची पे लिखा हुआ है, मुझे मिला है अभी, और ये मैं आपको ऑफ कैमरा बताऊंगा कि किसने किया है। ठीक है, इसमें इंडिया को 150 सीटें हैं, इंडिया को 150 सीट है, एनडीए को 80 सीटें हैं, ओवैसी साहब की पार्टी को 5 सीटें और निर्दलीय को 5 सीटें हैं। अब देखते हैं कि ये कहां तक सही होता है। लेकिन मैं अमरिंदु भैया को और आपको मैसेज करूंगा, प्रशांत सर को भी मैसेज करूंगा कि किसका है। ठीक है, वो कीजिएगा, लेकिन उसमें ओवैसी साहब को 5 सीटें वो गले के नीचे नहीं उतर रही हैं। ओवैसी साहब को जी, सुनील जी कुछ बोल रहे हैं, क्या आवाज को भी बढ़ाइए जी। एमआईएम को जो ये दे रहे हैं 5 सीटें, वो गलत है, वो गलत स्वीकार नहीं किया। वो मैं भी मानता हूँ, वो तो मैं भी मानता हूँ। उस गढ़ से घूम के आए और हम लोगों ने पूरा 2 दिन बिताया है उसी एरिया में। एग्जैक्टली, मतलब 24 सीटों वाले उस एरिया में हमने 2 दिन पूरा का पूरा और खंगाल डाले उन सीटों पे जहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीत कर आई थी पिछली बार। लेकिन आना चाहता हूं मुकेश जी आपके पास, बहुत ही साइलेंटली आप सुन रहे हैं, हम तमाम लोगों के, 4 लोगों 5 लोगों के विचारों को, बातों को आप सुन रहे थे। आपकी पहली प्रतिक्रिया, कल से लेकर आज तक आपने सब कुछ देखा, आपने, मतलब एक होता है ना बम्बार्डिंग, ये बम्बार्डिंग आपने देखी कि एनडीए, रात को नींद नहीं आई होगी, मुझे भी नहीं आ रही थी कि अरे हम तो यहाँ इंडिया गठबंधन को जिता रहे हैं, हमारा एग्जिट पोल यहाँ चारों तरफ से एनडीए कहा जा रहा है। तो इसलिए जरा आपके विचार इस पर क्या कहेंगे? राजीव, बहुत सारी बातें हमारे तमाम समझदार विद्वान साथियों ने कही हैं, सब अपने अपने क्षेत्र के धुरंधर हैं,
तो मेरी पहली चेष्टा तो ये रहेगी कि मैं उनमें से कोई बात दोहराऊं नहीं, हालांकि हो सकता है कोई दोहराव आ जाए अनायास ही। जी। मैं कल से जब ये सब कुछ देख रहा हूं और इस बीच अब जब तक आप लोग और उस आपसे पहले प्रशांत पहली बार भी जब गए थे, तो मैं तमाम चीजें देखता रहता हूं, कुछ अपना ऐसा शौक है। तो बहुत सारे मीडिया और बहुत सारी चीजें और कौन किस तरह का आदमी है, क्योंकि बहुत लंबा जीवन हमने इसी इंडस्ट्री में इसी सेक्टर में गुजारा है, बहुत कुछ देख करके कौन कहाँ है कैसे है वगैरह वगैरह। 2 3 4 5 बड़ी बातें मैं आपके सामने साझा करना चाहता हूं कम से कम शब्दों में। जी। पहली बात तो यह कि मैंने ऐसा बेईमान चुनाव आयोग पहले कभी नहीं देखा। बहुत बहुत गंभीरता से, बहुत संजीदगी से, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक 35 साल का मेरा कैरियर है पत्रकारिता में, और उस 35 साल में 96 का वो दौर है, सेशन के आखिरी दिनों से लेकर के और 2015 तक मैं कंटिन्यूअसली मैंने इलेक्शन कमीशन भी कवर किया है। इस देश के दर्जनों चुनाव मैंने कवर किए, राज्यों में जा करके। जी। मैंने जमीन पे राजनीति को होते करते देखा है। मैंने बड़े बड़े स्तर पे राजनीतिक दलों को, सर्वोच्च स्तर पे नेताओं को कवरेज किए। कम से ये बीजेपी नेशनल लेवल पे एक बहुत बड़े चैनल के लिए मेरी करीब 12-13 साल बीत रही है, प्राइम बीत रही है। मेरा अनुभव लोकसभा का है, मेरा संसद का है, लोकसभा राज्यसभा का है, मेरा अनुभव पीआईबी का है। मैंने सारी चीजें तमाम मंत्रालयों का है। अन्य साथी भी आप में से जानते हैं, प्रशांत अच्छी तरह से जानते हैं, आप भी हो सकता है जानते हो, सुनील जी जानते हैं। बहरहाल मैं ये बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूं अपने बारे में, मुझे ये इसलिए कहना पड़ रहा है कि मैं बहुत अहम और बड़ी बात कह रहा हूं कि इस देश का बिका हुआ चुनाव, ऐसा घटिया चुनाव मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। इतना खराब चुनाव आयोग जिसके आंख की शर्म मर गई हो, जिसकी आंखों के सामने सब कुछ, सारी निर्लज्जता एक साथ हो रही है। ये द्रौपदी के चीरहरण से भी ज्यादा गंदा दृश्य है जो हम लोगों ने इस बिहार के चुनाव में देखा है। कहां से शुरू करें? एसआईआर पहली चीज, खूब हम लोगों ने उस पर चर्चा की, मंत्रणा की। हमारे दर्शकों से मैं उम्मीद करता हूं कि वो रिकॉल करेंगे कि किस किस तरह की बातें एसआईआर के दौरान हमने की थी। जी। दूसरी बात, जिस तक जब सब कुछ सामने आ गया, किस तरीके से वोट काट के सामने हमारे रखा गया, क्या डाटा है, क्या फिगर है, क्या फैक्ट्स है, कैसे तमाम चीजों को छिपाने की कोशिश की है इस बेईमान चुनाव आयोग ने। आगे बढ़िए, 3-3, 4-4, 5-5 जगह कोई व्यक्ति वोट दे रहा है, चुनाव आयोग का कोई एक्शन हमें कहीं दिखाई दिया? चुनाव आयोग या उसके नीचे के तमाम कोई अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर तक उसी मशीनरी का हिस्सा होते हैं, कहीं कोई एक्शन हमें नहीं दिखाई दिया। ब्लैटेंटली सब कुछ हो रहा है, रेलों में बैठ करके लोग पहुंचाए जा रहे हैं। कितनी महत्वपूर्ण बात है ये कि आप एक आदमी को उसके घर से जो है वो पॉलिटिकल पार्टियां ले जाया करती थी किसी जमाने में वोट डलवाने के लिए, उसको तो आपने जो है वो आचार संहिता के खिलाफ घोषित कर दिया। तो पहली चीज जो है वो ये है कि अब इस चुनाव के बाद अगर इस देश में कोई चुनाव की नौबत आती है तो चुनाव आचार संहिता को बिल्कुल कूड़ेदान में डाल देना चाहिए और साफ साफ कह देना चाहिए कि चुनाव आयोग जो है वो ऐसे ही खुल्लम खुल्ला धांधलियां करेगा और करवाएगा। इससे ज्यादा दुखद कोई बात नहीं हो सकता। इसका रिपरकशन इसका बहुत बहुत खराब है राजीव जी। भगवान न करे, मैं पहले भी कह चुका हूं, भगवान न करे कि अगर यहां का जनादेश वैसा निकल के आए जैसा कल तमाम बिके हुए एग्जिट पोल में हमें दिखाई देता है। ये एग्जिट पोल बिल्कुल उसी तरह का था जिस तरीके से कि मास कॉपिंग होती है ना एग्जाम में, जब नकल कराई जाती है मास कॉपिंग, ये मास कॉपिंग जैसा था। ये बिल्कुल वही है जैसे बिहार बदनाम है पेपर लीक के लिए, तो यहां तो लग रहा है बस पेपर लीक और क्या पर्चा लीक और आंसर शीट लीक सब कॉपी कर दिया गया। इसका जमीन से कोई लेना देना नहीं है। आज की तारीख में स्थिति ये हो गई है कि एग्जिट पोल को कोई भी रेस्पेक्टेड चैनल करना नहीं चाहता है। इसलिए नहीं करना चाहता है, आप कर रहे हैं और एक अलग लकीर लेके चल कर रहे हैं, ये सराहनीय है। आपने एक सैंपल साइज डिस्क्लोज किया है, लोगों ने सैंपल साइज क्यों नहीं डिस्क्लोज किया जी? किस तरीके से ये काम किया गया है और इसके पीछे क्या मोटिव और मंशा, जिसकी बात प्रशांत कह चुके हैं, शेयर बाजार वगैरह, वो बात पहले आ गई, मैं नहीं दोहरा रहा हूं उसको। तो ये जिस ढंग से ये काम किया गया है, हम लोग भी इतने समय से देख रहे हैं, राजनीति, तमाम चैनलों की कवरेज, नेताओं की जेस्चरिंग, पोस्चरिंग, उनके स्टेटमेंट, सब कुछ दिख रहा है, समझ में आता है। अब एक ही चीज है कि भाई लोग तो आंख से देख के मक्खी नहीं निकलते,
अब अगर चुनाव आयोग ने ऐसी स्थिति कर दी है कि आंख से देख के आपको मगरमच्छ निकलना पड़े तो फिर निकल लीजिए, वो आलम कर दिया गया है यहां। ऐसा बेईमान चुनाव, और उस बेईमान चुनाव का जनादेश किस ढंग से बताया जा रहा है। अगर मान लीजिए कि पैसा दे करके जो बातें पिछले 2.5-3 महीने में 4 महीने में हमारे सामने आई हैं, इसकी पेंशन बढ़ा दो, इसका ये वजीफा बढ़ा दो, इसकी ये सैलरी बढ़ा दो, इसको 10,000 दे दो, ये सब कुछ है, तो 40% लोगों का तो ऐसे ऐसे आपने सीधे पैसा बढ़ा करके काम कर लिया है, तो आपको चुनाव की जरूरत क्या रह गई। फिर तो वही आपका फलसफा हो गया ना कि सबके जेब में पैसा डाल दो, वोट खरीद लो। और ये काम नाजायज हो रहा है, गलत हो रहा है, ये बातें लोग चिल्लाते रहे, लेकिन चुनाव आयोग को कुछ सुनना नहीं, उसको कुछ समझना नहीं। तो चुनाव आयोग ने जिस तरह का ये चुनाव कराया, इसका सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा खामियाजा ये है कि अगर ये मैंडेट हकीकत से बहुत दूर हुआ तो आप जान लीजिए कि उस तरह की दशा पैदा हो सकती है। भगवान न करे, मैं फिर कह रहा हूं, मेरा मकसद किसी को उकसाने का नहीं है, लेकिन भगवान न करे ये जेनजी वाली जो हमने नेपाल में चीजें देखी है, उस तरह की दशा, विस्फोटक दशा अचानक पैदा हो सकती है। अगर आप जनादेश को इस तरीके से सबवर्ट करना चाहेंगे, उसको परवर्ट करना चाहेंगे, ये बड़ा भारी जोखिम है इसी एग्जिट पोल के अंदर छिपा हुआ। मैं बड़ा डरा हुआ हूं कल से कि मुझे लगता है कि यार ये अगर इस तरह की स्थितियां होंगी तो क्या क्या हो सकता है। अगर आप देखिए कि इतना भारी बहुमत हुआ है, जिस जमाने में बेईमानी होती थी, वोट कैप्चरिंग होती थी, तो जहां जिस पार्टी की चलती थी वहां वो कर लेता था, लठैतगिरी थी। अभी क्या स्थिति आपने कर दी है, उससे कहीं ज्यादा घटिया। इससे मतलब मैं कह रहा हूं बार बार कि ये बेहद घटिया चुनाव हुआ है, और आप सब लोग उसके चश्मीदे तरह तरह की चीजें आप चलाते रहे। एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये जैसा फराज साकिब जी कह रहे हैं, यस यही तरीका है, मोडस ऑपरेंडी यही है। पहले 400 सीट कही गई थी, सबने अपने मन से बैठ करके फिगर लिख दिया। इसी तरीके से अभी 160 कह के आ गए, लो जी अपनी मर्जी सबने फिगर लिख दिया। कोई दिक्कत ही नहीं है, 3 दिन ये तमाशा चलेगा, ये लोग डुबडुबी बजाए रहेंगे, ये सही वो गलत, और जो लोग ये करने वाले हैं उनकी सेहत पे कोई फर्क पड़ता है। मैंने 25 साल रिपोर्टिंग की है एपेक्स लेवल तक राजेश जी, आज तक मुझे किसी खबर के लिए कोरिजेंडम नहीं छापना पड़ा। लेकिन आज किस तरह की बातें हुई, तेजस्वी ने किस तरह की बातें कही हैं, क्या कहा है कि भैया ये जो है सो कराची और इस्लामाबाद जीतने वाले चैनल, ये कौन सी बिरादरी, हमारा आप भी तो इत्तेफाकन उसी बिरादरी से बिलोंग करते हैं ना जी। क्या है, कहां है वो धर्मेंद्र वाली बात जो उठाई, धर्मेंद्र जीवित है और आपने कह दिया साहब वो मर गए, क्या है, किस तरह की पत्रकारिता है। तो आपके ऐसे डाटा को कोई आदमी क्यों यकीन करेगा, भूल के भी नहीं करना चाहिए। ये सच हो जाए तो भी आपको यकीन नहीं करना चाहिए इन गोदी चैनलों के जो इनके मठाधीश और बैठे लोग हैं। ये आप हमारे लोकतंत्र में और जड़ों में मट्ठा डाल रहे हैं जी। ये पत्रकारिता नहीं हो रही है, ये बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है चीजों के साथ। इसी बीच सारे खेल हो जाते हैं। आप देखिए ना, घुसपैठिए की बातें हमारे सामने आई, अभी आखिर में क्या हो रहा है, एक विस्फोट की कमी रह गई थी, लो जी उसे भी करवा लेते हैं। सब कुछ तो हो लिया, कौन सी चीज आपने छोड़ी है। यानी जो सो कॉल्ड पोलराइजेशन आपकी सफलता के लिए आवश्यक है, उसके लिए कौन सी। दूसरी बात कि आपको खाली एक चीज दिख रही, जितनी महिलाएं हैं वो सब हमें कोई आके वोट डाल रहे हैं। यार ये कैसे हो सकता है, जब आप ही तमाम टिकट बांटते हो जातिगत आधार पर, तो आप किसकी जाति देखते हो, खाली पुरुषों की जाति देख के बांटते हो क्या, उनके साथ महिलाओं की जाति नहीं चिपकी हुई है। तो वो जातियां, जब अगर मान लो कि जाति आधार पे आपने कोई आदमी जो है कंसिडरेशन है उसका कि नहीं भाई हमको तो अपनी जात को देना है, तो उसका क्या इंपैक्ट होगा नतीजे पे, सारी की सारी महिलाएं एक तरफ। ये तमाम भ्रामक बातें वैसे जनता को घोल के पिलाई जाती है, ये बेहद दुखद है। और हम लोगों का डीवी लाइव का जो स्टैंड और पोस्चर है इस पूरे मामले में, कि हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो मरता हुआ जर्नलिज्म है, हम उसके कुछ मूल्यों को, कुछ सिद्धांतों को कैरी करें। आज मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी, एक पत्रकार ने अपनी बात बोली और बहुत खूबसूरत है, मैं कोट करना चाहता हूं यहाँ। उन्होंने कहा कि यार अगर पैसा देके करना है सब कुछ तो फिर ठीक है, पोलिंग बूथ से बाहर एक एटीएम लगा दो ना, आदमी यहां से पैसा ले और वहां जाके वोट डाल दे, किस्सा खत्म, फिर काहे के लिए ये सब करना है। यानी इस तरह से किसी को कहने का मौका अगर मिल रहा है, कोई ऐसा आधार बन रहा है, ये बात दोनों तरफ है। लेकिन एक काम मैनिफेस्टो के जरिए किया जा रहा है और एक काम सरकारी घूसखोरी के जरिए किया जा रहा है, दोनों में फर्क है। ये वैसा ही फर्क है कि यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस, दोनों में फर्क है। सरकारें जो भी आए, जिसकी भी आए, उसका काम है जनता के हित में काम करना,
इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या है भाई, अब ये 10,000 रुपए, आप लोग भी इतना घूम के आए, मुझे बताइए 10,000 रुपए में जो सबसे पॉपुलर बात मैंने यहाँ दिल्ली में दुनिया के मीडिया के लोगों की बातें सुनी है, एक ही मुझे रोजगार समझ में आया कि भैया हमने बकरी खरीद ली, 2 की 3 बकरी खरीद ली। इसके अलावा तो मुझे कोई रोजगार का फॉर्मेशन नहीं समझ में आया कि इस 10,000 रुपए से महिलाओं ने क्या क्या चीजें करने की सोची है, ठानी। हो सकता है उनमें से बहुत सारे लोगों ने उसका कुछ उपयोग किया हो, कुछ उनके पास समझ हो, सूझबूझ हो, ताकि हमें भाई आगे भी 2 लाख रुपए के लिए रास्ता खुल सके। लेकिन ये किस तरह का चुनाव आप करवाए भाई, ये क्या है? और ब्लैटेंटली आप, मतलब सरकार, अब आप कल्पना करके देखिए कि अगर आपको विधायकों, सांसदों, मतदाताओं को खरीदने की छूट दे दी जाए पैसे से, तो सोचिए कि कितने ऐसे उद्योगपति हैं जो राज्यों की सरकारों को ऐसे जेब में रखेंगे, कितना पैसा खर्चा हो जाएगा भाई जी। तो इस चीज को रोकने का काम किसका है? अगर आपको 50 सांसद खरीद रहे हैं, 100 करोड़ रुपए में एक सांसद मिल रहा है, तो मुझे बता दीजिए कि कितनी कॉस्ट आएगी सांसदों को खरीदने की। सेम गोज विधायक, उनकी भी एक कॉस्टिंग निकाल लीजिए। तो फिर कहां बचा आपका लोकतंत्र? और कौन व्यक्ति है जिसको इस पर रोकथाम करनी चाहिए चुनाव आयोग के अलावा? चुनाव आयोग को आपने ऐसा निकम्मा बना दिया, और वो क्यों ना निकम्मागिरी करे, आपने तो उसको बैठाया ही इसी काम के लिए, और उसको पीछे से रक्षा कवच ये थमा दिया है कि तुम यहां रहते रहते सारी गंदगी करो, यहां जाने के बाद भी तुम्हारे खिलाफ कोई FIR तक नहीं कर सकता। ये कैसा देश बन रहा है भाई? तो ये बेहद चिंताजनक बात है और बेहद संजीदा बात है। इस देश के अगर मुट्ठी भर लोगों को भी समझ है तो उनको इसको लेकर के बेचैन होना चाहिए। ये बहुत खतरनाक चीज हो रही है हमारे देश के लिए। जी राजीव। जी बिल्कुल बिल्कुल, आना चाहता हूं प्रशांत जी आपके पास जल्दी से। और आप कह रहे थे कि 2 बातों पे हम चर्चा करेंगे। DB लाइव का अगर सर्वे सही हुआ, एग्जिट पोल सही हुआ तब, और अगर उनका एग्जिट पोल सही हुआ, जो बम्बार्डिंग हो रही है चारों तरफ से, 150 अब की बार 200 पार, 209 हो गया। जी सबसे पहले तो राजीव जी, जो बाकी लोग जो बात कह रहे हैं उसमें सिर्फ एक छोटी सी बात मैं जोड़ दूं, और हम लोग और फराज साकिब, हम लोग सब साथ में थे। मैं कैमरा लेके नहीं जाता हूं फील्ड में, और क्योंकि कैमरा जैसे ही लेके जाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति थोड़ा सा सतर्क हो जाता है। मैं सवाल जवाब की शैली में भी बात नहीं करता हूं लोगों से। मेरा काम सुबह 6 बजे से चालू होता है, तमाम लोगों से बात करता हूं, और इसलिए वो और बातचीत के मोड में बात करता हूं, सवाल जवाब में नहीं। कोई मोबाइल ऐप लेके, कागज का फॉर्म लेके नहीं भरता हूं एग्जिट पोल की तरह में, क्योंकि जैसे ही आप ये इसको औपचारिक करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति थोड़ा सतर्क हो जाता है जी कि उसकी बात रिकॉर्ड हो रही है। तो बहुत दोस्ताना अंदाज में बातचीत करते हुए गांव में, शहर में, सड़क में, मोहल्लों में मैं बात करता हूं। आप भी देखते हैं, आप लोग भी देखते हैं, आप लोग भी यही काम करते हैं, हमारे तमाम लोग ये काम करते हैं। तो कैमरे के सामने हमारा काम बड़ा कम होता है। कैमरे के बाहर जो हम सेंटीमेंट को मैप करते हैं, वो ये सुनील शुक्ला जी घूम रहे हैं, तो वो कैमरा लेके नहीं घूम रहे हैं, तो उनका जो फीडबैक होगा वो बहुत अनौपचारिक होगा, और वो अनौपचारिक फीडबैक यथार्थ के बड़ा करीब होता है। इतना समाज जो है इतना झूठा नहीं है जितना जो है समझा जाता है, ऐसा नहीं है। लोग बहुत भोले हैं, ईमानदार हैं और सहज लोग हैं आमतौर पे। दूसरी बात कि देखिए, ये प्रधान जो सवाल है कि 14 तारीख को क्या होगा, देखिए सबसे पहली बात हम ये समझ लें कि ये नीतीश कुमार का चुनाव नहीं है। ये चुनाव नीतीश कुमार का भविष्य नहीं तय कर रहा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भविष्य तय कर रहा है, बिहार का चुनाव। और उनकी स्टेक्स इसमें लगी हुई है जी। तब आप सोचिए कि अगर वहां पे महागठबंधन जीतता है और JDU सत्ता के बाहर जाती है, तो एक नए प्रकार का समीकरण तैयार होगा। तो नरेंद्र मोदी की और सिस्टम की पूरी कोशिश ये होगी कि किसी भी प्रकार से, जैसे हरियाणा महाराष्ट्र में किया, बिहार में भी कर पाए। कामयाब होंगे नहीं कामयाब होंगे अलग बात है, कोशिश उनकी यही होगी। और ये एग्जिट पोल का मकसद भी यही है कि किसी प्रकार की
बेईमानी को आप कवर अप कर सकें कि हमने तो एग्जिट पोल तो कह रहे थे। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी के से जुड़ा हुआ है बिहार का चुनाव, क्योंकि 2 में से 1 बैसाखी बिहार से आती नीतीश कुमार की है। दूसरा कि अगर हमारा एग्जिट पोल सही होता है और अगर ईमानदारी से चुनाव हो, SIR का फैक्टर ना हो, तो सही होगा जो सेंटीमेंट हम देख कर आ रहे हैं, और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, तब 2 ऑपरेशन एक साथ चालू होंगे बिहार में JDU के ऊपर। एक वो जो है वो ऑपरेशन लोटस JDU के लिए, और दूसरा नीतीश कुमार की पार्टी में जो है वो उनको बचाना मुश्किल होगा। अब तीसरा एक सिनेरियो आता है कि अगर मान लीजिए कि गोदी मीडिया के एग्जिट पोल सही होते तो क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, जो सवाल हम लोग बहुत लंबे समय से कर रहे हैं जी। और नीतीश कुमार अगर चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे तो नीतीश कुमार क्या करेंगे, और फिर चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा ऐसी स्थिति में। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस जो है उभरेंगी अगले 2 दिन के अंदर, मतलब काउंटिंग के पहले ही ये जो पर्दे के पीछे की राजनीति है वो शुरू हो चुकी होगी। इसकी एक झलक अभी पारा साकिब साहब बता रहे थे। तो ये 2-3 सिनेरियो जो हैं वो बड़े मुख्य तौर पे हैं, और बीजेपी ने और सरकार ने इलेक्शन मशीनरी पे कब्जा कर लिया है। ये राहुल गांधी की 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस हम देख चुके हैं, हमारा अपना तजुर्बा भी यही है, मुकेश कुमार भी यही कह रहे थे, तो आप लोग हमारा अपना भी तजुर्बा यही है। जिस तरह से हरियाणा में हुआ, जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ, उसको आप नहीं कह सकते। और अगर बीजेपी को प्रशांत जी दो खबरें देना चाहता हूं, रखना चाहता हूं, चूंकि आप विश्लेषण कर रहे हैं उसी में ये इंपॉर्टेंट भी है। राहुल गांधी का अभी ट्वीट आया है, लेकिन राहुल गांधी के ट्वीट से पहले एक अजीत कुमार झा हैं, पत्रकार रहे हैं, लेकिन एक साथ वो 3 जगह वोट डाल रहे हैं। हरियाणा में वोट डाला उन्होंने, वोटिंग की, फिर दिल्ली में, अब वोटिंग की उन्होंने बिहार जाकर। 3 जगह वोट डाल रहे हैं, तीनों एपिक नंबर अलग है, उनके पिताजी के भी हैं 3 जगह। और इस पर भी राहुल गांधी ने रिएक्ट किया, पहले कांग्रेस पार्टी ने, फिर राहुल गांधी ने। उसके अलावा एक बहुत बड़ी खबर जिसको अभी हम लोगों ने चर्चा में नहीं हम लोग लाए, वो ये कि दिल्ली हाई कोर्ट को इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हमने 2024 के CCTV कैमरे डिस्ट्रॉय कर दिए। CCTV है ही नहीं, फुटेज नहीं है, कैमरे नहीं, फुटेज डिस्ट्रॉय कर दिए। अब वो कोर्ट ने पूछा है कि आखिर आपने क्यों किया। तो देखिए कैसे वोट चोरी, इसी पे राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया, जरा ट्वीट को ले आइए स्क्रीन पे। राहुल गांधी क्या लिख रहे हैं, पहले ये अजीत झा के ऊपर, ये कांग्रेस का ट्वीट है, पहले लिख रहे हैं ये कांग्रेस के ट्वीट को, ये अजीत झा हैं। अजीत ने हरियाणा चुनाव, दिल्ली चुनाव और अब बिहार चुनाव में वोट किया है। अजीत झा के पिता मिथिलेश झा के भी 3 वोटर ID हैं। ये हैं नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग की वोट चोरी व्यवस्था, आदमी 1 वोट 3। इसी वोट चोरी व्यवस्था का पर्दाफाश नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। अब वोट चोरी की ये व्यवस्था सबके सामने है। ज्ञानेश कुमार जी, ये सबूत काफी हैं? सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये सबूत काफी हैं? एक तो ये, दूसरा राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है उसको भी ले आइए स्क्रीन पे, राहुल गांधी के ट्वीट को। और बहुत राहुल गांधी ये दिखाकर CCTV फुटेज ऑफ ये लाइव लॉक का इसको लेते हुए कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पोल्स नो लॉन्गर इन कस्टडी ऑफ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर इन दिल्ली स्टैंड्स डिस्ट्रॉयड, ECI टू हाई कोर्ट। ये कह रहे हैं कि ये नहीं हमारे पास, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, CCTV फुटेज की बात। लेकिन राहुल गांधी लिख रहे हैं कि बीजेपी के लाखों लोग खुलेआम अलग अलग राज्यों में घूम घूम कर वोट डालते हैं और इस चोरी को छुपाने के लिए सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं। बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलकर खुलेआम वोट चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या लाइव चल रही है। ये राहुल गांधी लिख रहे हैं, अभी से 10 मिनट पहले का ये ट्वीट है, बहुत महत्वपूर्ण ट्वीट है। और प्रशांत जी, इसलिए यहां पे मैं ये बात रख रहा था कि देखिए, एक जो अंदेशा और जिस पर भरोसा
अब होने लगा है इसलिए क्योंकि हमने हरियाणा के रिजल्ट को भी देखा, हमने दिल्ली के रिजल्ट को भी देखा, हमने महाराष्ट्र के रिजल्ट को भी देखा। और हरियाणा फाइल्स तो लेकर आए राहुल गांधी, 25 लाख वोटों की कैसे चोरी हुई, और वो भी उन्होंने कहते हुए कि ये 25-35 हो सकता था, लेकिन 10 लाख उन वोटों को हमने, जिसके सबूत प्रमाण नहीं जुटा पाए हम, उसको हमने अलग कर दिया। तो इसलिए यहाँ इंपॉर्टेंट है। अपनी बात रखिए प्रशांत जी। राजीव जी, बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि साहब वो हार के डर से जो है पहले से रो रहे हैं, एग्जिट पोल गलत हो जाएगा तो पहले से। मैं इसकी परवाह नहीं करता हूँ। सवाल उससे बड़ा है रोने से। सवाल है कि भारत का संवैधानिक लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा, जनता की चुनी हुई सरकार आएगी कि नहीं आएगी, कि कोई ज्ञानेश कुमार सरकार बनाएगा। ये बड़ा सवाल है। अब देखिए बंगाल में अभी एक खबर और दे देता हूं। बंगाल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नियम यह बदल दिया कि वहां बीएलए जो पहले पार्टी जो वो करती थी, अपॉइंट करती थी बूथ लेवल एजेंट को, अब वो कोई भी वोटर, अगर आप वोटर आईडी कार्ड है तो वो खुद बन सकता है। अभी थोड़ा उसको और पढ़ने की ज़रूरत है, मैं और थोड़ा जानकारी इकट्ठा करके देता हूं। लेकिन देखिए नियम कायदे कैसे चुपचाप बदले जा रहे हैं। जो आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा। जी, अब क्योंकि बंगाल में सरकार है और अग्रेसिव है ममता की सरकार, तो इसलिए वहाँ पे नियम जो है वो अपोजिशन के जो बीजेपी है वहाँ पे उसके हिसाब से बनेगा। बिहार में आपकी सरकार थी तो आपने नियम कानून जो है वो सरकार के पक्ष के बनाए। ये इलेक्शन मशीनरी पे बीजेपी का और सरकार का एब्सोल्यूट कंट्रोल आ गया है। और ये तभी हो सकता है कि अगर बिहार के लोगों ने मन बनाकर इसको डिफीट करने के लिए बड़ी संख्या में अगर वोट दिया होगा तो डिफीट हो जाएगा। ये भी गुंजाइश है जिसकी तरफ मुझे थोड़ा उम्मीद है कि ये जो स्पाइक आया है 8-9% का बढ़त आई है, वो उसी का इशारा कर रहा है कि लोगों ने इसको डिफीट करने के लिए मन बनाया। लेकिन जिसके हाथ में पूरी मशीनरी है वही बेईमान अगर हो जाए, वही अगर पक्षपातपूर्ण हो जाए, उस नियम कानून बदलने पे आमादा हो जाए, तो फिर क्या कर सकते हैं। लेकिन क्या देश की जनता को, क्या देश के विपक्ष को, क्या देश के मीडिया को, क्या देश के सिविल सोसाइटी को हाथ पे हाथ धर के बैठना चाहिए कि नहीं जी ज्ञानेश कुमार ही सही है, लोकतंत्र को लुटने दो, संविधान को जाने दो। तो ये सवाल बड़ा है देश के सामने इस वक्त कि क्या हम खामोशी से बैठकर लोकतंत्र को लुटने दें सिर्फ इसलिए कि लोग ये कहेंगे, लोग वो कहेंगे। इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। तो अभी भी लेकिन हमको उम्मीद है कि बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया है वो जनादेश ही 14 तारीख को आएगा। और अगर जनादेश के साथ छेड़छाड़ हुई है तो बिहार की जनता को, विपक्ष को, सिविल सोसाइटी को, मीडिया को, जो भी संविधान के पक्ष में लोग हैं, उनको सोचना चाहिए कि अब क्या करें। जी बिल्कुल। सुनील शुक्ला जी क्या कहेंगे आप? ये जो सिनेरियो, अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तब क्या, और महागठबंधन की सरकार नहीं बनती है तब क्या? बिहार चुनाव, महागठबंधन की सरकार अगर नहीं बनती है तो लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे, उनके मन में आक्रोश होगा, क्योंकि जमीन पे यह स्थिति नहीं थी कि आप इस सरकार को बहाल रखा जाए। निर्वाचन आयोग की जो भूमिका की बात मुकेश ने की, बिल्कुल सही बात है कि अगर आप मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक ले जाने की संगठनात्मक या संस्थात्मक व्यवस्था को अगर आपत्तिजनक मानते रहे हैं, आपत्तिजनक है, गैर कानूनी है, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, तो रेलगाड़ियों से समूह के समूह, विशेष रेलगाड़ियों से लोगों को लेके आना, अगर वो सरकार की व्यवस्था है तो सरकार स्पष्ट करे। और अगर यह व्यवस्था बिहार के लिए की गई तो अन्य राज्यों के लिए क्यों नहीं की गई? उत्तर प्रदेश में भी 2022 में चुनाव हुआ था विधानसभा का, तब भी आप कर सकते थे, क्यों नहीं किया आपने? झारखंड में भी आप कर सकते थे, क्यों नहीं किया? और अगर भारतीय जनता पार्टी ने किया तो होने क्यों दिया गया इसको? किन नियमों के तहत आपने इसकी इजाजत दी?
दूसरी चीज ये है कि जो SIR को लेकर के बिल्कुल सवाल वाजिब है। कोई ऐसा मतदान केंद्र नहीं रहा जहां मैं गया हूं और वहां कुछ लोग ये शिकायत करते हुए न पाए गए हों कि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है। उनके पास ईपी कार्ड है, उन्होंने SIR के दौरान जो आवश्यक अभिलेख थे वो भी उन्होंने जमा किए। ये पूर्ण अभिलेखों के बाद उनके पास ईपी कार्ड भी आ गया, लेकिन उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है। उनके माता पिता का नाम मतदाता सूची में है। अगर कुछ लोग हैं, मतलब 50-60 लोग ऐसे जिनकी पहचान की गई है सोशल मीडिया के माध्यम से, जिन्होंने विभिन्न राज्यों में मतदान किया और बिहार राज्य में मतदान करने चले। और यह तो 50-60 लोग जिनकी पहचान हुई, बाकी पता नहीं कितने लोग हैं। इनको निर्वाचन आयोग ने क्यों नहीं कैसे होने दिया? निर्वाचन आयोग तो यह कह रहा था कि आप अलग अलग स्थानों पर मतदान नहीं कर सकते। ज्ञानेश कुमार जी ने कहा था कि जो व्यक्ति जहां रहता है वहीं उसको मतदान करना होगा। भाई प्रोफेसर राकेश सिन्हा साहब कहाँ रहते हैं? अगर उनकी नौकरी है, अगर वो ऐसी कोई काम नहीं करते जो हमेशा घूमते रहे, वो कहीं भी रह सकते हैं, 2-4 जगह पर रह सकते हैं। लेकिन वो तो एक प्रोफेसर है, और एक प्रोफेसर के नाते ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों जगहों पर रहें। दोनों जगह पर उन्होंने मतदान कैसे किया? उसका कोई उचित तर्क है क्या उनके पास? ऐसे तमाम लोग हैं। जब अब आपने कांग्रेस का एक वो दिखाया, ऐसे कई लोग ऐसे हैं, तमाम सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है, और इन लोगों ने इस तरह के सबूत स्वयं दिए, जो अपनी उंगली दिखाते हुए विभिन्न राज्यों में मतदान किया और दिखा रहे हैं कि मैंने यहाँ मतदान किया, मैंने वहां मतदान किया। निर्वाचन आयोग ने रोकने तो नहीं उसको रोकना, प्रभावी तरीके से रोका। बावजूद इसके इतने अनियमितताओं के आरोप के बावजूद मेरा अपना मानना है कि बड़ी संख्या में लोगों के चुनाव में भागीदारी, बदलाव की भागीदारी। मैं कोई वजह नहीं मानता कि सरकार को बरकरार रखने के लिए इतने बड़े पैमाने पर लोग निकल कर क्या। मैं इस बात से सहमत हूं कि नीतीश कुमार की सरकार को सत्ता में बनाए रखने के लिए 2010 में लोग निकले थे, या और वह बाकायदे सड़क पर दिखाई पड़ रहा था। मैं स्वयं साक्षी हूं, और हम लोग कोई भी कर रहा था कि नीतीश कुमार की सरकार दोबारा से लौट रही है 2010 में। लेकिन न तो 2020 में दिखाई पड़ा, और उसका अंतर भी दिखाई पड़ा कि मात्र कुछ मतों के अंदर से चुनाव जीत गए, और तमाम तरह के आरोप लगे मतगणना को लेकर के भी। आज की से भी स्थिति यही है कि 2025 में जब चुनाव हो रहा है तो इस सरकार को वापस आने की बात नहीं की जाती। इस सरकार को लेकर के लोगों के मन में इस तरह का आकर्षण नहीं है। अब रही बात कि सरकार नहीं बनती है तो जनता दल यूनाइटेड का क्या हो? देखिए, सांसदों को रोक पाना नीतीश कुमार जी के लिए भी संभव नहीं है। पार्टी टूट जाएगी। अगर बीजेपी चाहेगी तो पार्टी टूट जाएगी। आज लोकसभा के चुनाव नहीं होने जा रहा। चुनाव के बाद सांसदों को और विधायकों को मैनेज करना यह भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिन काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड को पहले से ही अपने तरीके से घेर रखा है। संजय झा कभी भी जनता दल यूनाइटेड के नेता नहीं रहे। संजय झा भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे, और भारतीय जनता पार्टी ने सफलतापूर्वक उनको प्रत्यारोपित कर दिया जनता दल यूनाइटेड। आज वो उस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बन गए। और संजय झा और ललन सिंह के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति का नाम आप नहीं बता सकते हैं जो व्यक्ति है जिसके बारे में आप कहें कि जनता दल यूनाइटेड में उसकी कोई भूमिका है। नीतीश कुमार जी तो खैर नेता ही। तो पार्टी को बचा पाना, सांसदों और विधायकों को बचा पाना भारतीय जनता पार्टी से किसी पार्टी के लिए कठिन है, बहुत मुश्किल है। ये कैसे आरजेडी ने अपने लोगों को बचा के रखा, या कैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने लोगों को बचा के रखा। अब ममता बनर्जी जैसी पार्टी को लोगों ने तोड़ दिया। एक से एक नेता पार्टी छोड़ के चले गए एन चुनाव के मौके पर जी। बाद में चुनाव में हार गए तो फिर लौट करके चले आए। तो अगर बीजेपी चाहेगी कि उनकी, मैं नहीं, इस चुनाव में अगर जनता दल यूनाइटेड हार भी जाता है, सरकार बाहर से चली भी जाती है, तो मैं इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं कि जनता दल यूनाइटेड के सांसद भी सरकार का साथ छोड़ देंगे। बिल्कुल नहीं होगा। वो सब के सब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। और जनता दल यूनाइटेड में किसी तरह का बीजेपी सरकार के साथ न जाने को लेकर के कोई आग्रह इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि बीजेपी के साथ जाने से जनता दल यूनाइटेड का राजनीतिक नुकसान है। जनता दल यूनाइटेड का जो मतदाता है वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से सहमत नहीं होता, लेकिन जनता दल यूनाइटेड राजनीति कर रहा है, बीजेपी के साथ राजनीति कर रहा है। उनके लोग उनके साथ उनके सरकार का समर्थन कर रहे हैं। अब वक्फ बिल का समर्थन अगर जनता दल यूनाइटेड करेगा
तो जो अल्पसंख्यक मतदाता है बिहार का, उनके साथ कैसे खड़ा हो जाएगा वो? क्या ये बात इनको नहीं समझ में आती? जी, टीडीपी का मैं समर्थन महसूस स्वीकार कर सकता हूं, क्योंकि टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू के बीजेपी जाने से टीडीपी के राजनीति पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वहां उस तरह के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं है और वहां उसको इस रूप भारतीय जनता पार्टी का कोई राजनीतिक आधार भी नहीं उस राज्य में। लेकिन यहाँ तो चुनौती है, और अगर बीजेपी की राजनीतिक ताकत बढ़ती है तो सबसे बड़ा संकट इन्हीं दो पार्टियों के लिए होगा, जिसमें जनता दल यूनाइटेड सबसे पहले है। बावजूद इसके आप उसको स्वीकार किए हुए हैं। अब कोई भी राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक धरातल को छोड़ने के लिए क्यों तैयार हो जाएगा? निश्चित रूप से है कि आप दबाव में काम कर रहे हैं जी। तो इस परिणाम के बाद, विधानसभा के चुनाव के परिणाम के बाद, मैं नहीं मानता कि कोई केंद्र सरकार के ऊपर तत्काल चुनौती होती है ये बने रहने पर। लेकिन ये जरूर है कि सत्ता से बाहर होने के बाद निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी अगर सत्ता से बाहर जाते हैं तो उनको अपनी पार्टी को बचाने के लिए बड़े प्रयास करने पड़े, बहुत ही प्रयास करने। भारतीय जनता पार्टी का ये रिकॉर्ड है, उसने किसी भी अपने सहयोगी को बहुत मजबूत रहने नहीं दिया और न मजबूत होकर के उसने स्वीकार किया। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती रही है कि उसको बिहार राज्य में अपना मुख्यमंत्री बनाना है, और अपना मुख्यमंत्री बनाने का उसका सपना एक मजबूत नीतीश कुमार कभी संभव होने नहीं देंगे। ये दूर दूर तक इसकी संभावना नहीं है। तो मैं समय कम है, थोड़ा सा जल्दी जी, 6 मिनट का समय। मेरा अपना मानना यह है, मैं अपनी बात पूरी कर दे रहा हूं। मेरा अपना मानना यह है कि ये एग्जिट पोल कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है और धरातल पर, जमीन पर इसके कोई दूर दूर तक संकेत नहीं है। जी जी, धरातल पे संकेत सिर्फ और सिर्फ डीवी लाइव के जो सर्वे हैं उसके ही आपको संकेत मिलेंगे। अगर आप बिहार से हैं और बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में इस चुनाव के दौरान अगर आप घूमे होंगे तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे कि डीवी लाइव का सर्वे क्या है। अब रिजल्ट क्या आता है 14 तारीख को देखा जाएगा, लेकिन उससे पहले वोट चोरी को लेकर जो बातें हैं वो ज़्यादा धरातल पे हैं और आज राहुल गांधी ने उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। और एक आदमी अगर हरियाणा में भी वोट देता है, वही दिल्ली आके भी वोटिंग करता है और वही मतदान की प्रक्रिया में भाग लेता है, यानी जाके वोट देता है बिहार में भी, तो इसको क्या माना जाए? घूम घूम कर राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग घूम घूम कर वोटिंग कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन फुटेज नहीं दे रहा है, डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, कह रहा है कि हमारे पास नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा है? मुकेश जी आपके पास आता हूं जल्दी से। पहले फर्राज जी एक छोटा सा कमेंट इस पे मुकेश जी बोलना चाहते हैं। जी मुकेश जी। मैं एक बात में आपके सप्लीमेंट कर दूं, आपने एक खबर बताई कि दिल्ली हाई कोर्ट में कैसे केंद्र सरकार ने कहा कि हमारे पास 2024 के सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की कोई फुटेज नहीं है। अरे उसको तो भैया वो 45 दिन से ज्यादा रखने की जरूरत ही नहीं है कानूनी तौर से, काहे के लिए रखना है हमको? और आप बताइए कि 45 दिन के अंदर कौन आदमी जो है वो जाकर के चुनाव की इतनी तैयारी कर लेगा कि हम पिटीशन फाइल कर दें और हम जो है सो सब निकाल लें? तो बहुत बेईमान बनाया जा चुका है इस चुनाव आयोग को, बेहद बेईमान जी, बेहद बेईमान बनाया जा चुका है। यही मैं बात इसके साथ जोड़ना चाह रहा था। वो 45 दिन वाली जो सीलिंग है बिल्कुल वो ऑलरेडी है। अब आप फराज जी से पूछे जो जानना चाह रहे हैं। जी 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 बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये नियम भी जोड़ा गया था 45 दिन वाला भी। फर्राज जी, लेकिन क्या वहाँ ये जो सर्वे आया है, जितने एग्जिट पोल आए हैं, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है? और आप कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव से मुलाकात नीतीश बाबू के किसी बड़े नेता की हुई है, तो बिहार में सुगबुगाहट क्या है, चल क्या रहा है बिहार में? देखिए, मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि ये जो एग्जिट पोल है ये दरअसल जनादेश नहीं है, ये ज्ञानादेश की पटकथा लिखी गई है, ज्ञानादेश की भूमिका आप इसको समझ लीजिए, इससे इतर कुछ भी नहीं है। दूसरा ये है कि जिस तरह की सुगबुगाहट कल दूसरे चरण का मतदान शुरू होने के 2-3 घंटे बाद ही जिस तरह से एक्शन मोड में नीतीश जी दिखे हैं और उनको खुद के अपने फीडबैक जो है, जो उनके इंटेलिजेंस ब्यूरो की भी रिपोर्ट है और अपना जो उनको फीडबैक मिला है, उसके बाद जिस तरह से वो एक्शन में आए हैं, वो घर से निकलते हैं, ललन सिंह के घर जाते हैं, फिर सब लोग साथ में लंच करते हैं और उसमें संजय झा को बुलाया नहीं जाता है और फिर देर रात ललन सिंह की लालू यादव से मुलाकात और विजय चौधरी की आलोक मेहता से मुलाकात, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है और आज रात तक हो सकता है कि और भी डेवलपमेंट हो जाएंगे।
कुछ और भी पेशरफ्त हो सकती है महागठबंधन की तरफ से। और लालू जी ने एक बात क्लियर कर दी है कि उनको अभी भी नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश जी आए, साल भर रहे, 2 साल रहे, उसके बाद नीतीश जी खुद ही हट जाएंगे और तेजस्वी को कुर्सी मिल जाएगी। लेकिन ये तय मान करके चलिए कि नीतीश जी खुद अगर एक तो ये बात तय है कि नीतीश जी की बिना सहमति के भाजपा अपना मुख्यमंत्री बना ले जाए, ये असंभव है बिहार में। और दूसरा, अगर नीतीश जी की सहमति से उनके अलावा बिहार में किसी को मुख्यमंत्री बनना होगा तो नीतीश जी बजाय किसी भाजपा नेता के तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना ज्यादा पसंद करेंगे। इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि वो अगर अपने अलावा किसी और को मुख्यमंत्री बनाएंगे उनकी अपनी सहमति से तो वो तेजस्वी होंगे, भाजपा का कोई नेता नहीं होगा, ये भी तय है। और धक्का मुक्की की अगर इन्होंने कोशिश की एक अन्य मार्ग से निकालने की तो फिर नीतीश जी 14 फीट की सड़क है, 14 तारीख को पार करने में 14 मिनट नहीं लगाएंगे। इसकी पटकथा रेडी है, भाजपा को भी इसकी भनक लग चुकी है, इसलिए भाजपा खुद जो है बहुत संभल। बाकी इनका जो अभी सुनील शुक्ला सर कह रहे थे कि भाई ये कुछ भी कर सकते हैं, जूता चप्पल चला सकते हैं, धमका सकते हैं, ईडी सीबीआई छोड़ सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, तमाम संसाधन इनके पास हैं, इसमें कोई शक शुबा की बात नहीं है। लेकिन बिहार की डेमोग्राफी या बिहार का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो हरियाणा की तरह नहीं है। वो किसी ऑपरेशन लोटस के लिए अगर उपजाऊ जमीन यहाँ होती तो भाजपा 20 साल ऑपरेशन लोटस के लिए इंतजार नहीं कर रही होती, भाजपा ने ऑपरेशन लोटस कर लिया होता है। एक बार आरसीपी के कंधे पर चढ़ के ऑपरेशन लोटस की कोशिश शुरू हुई थी, नीतीश जी ने आरसीपी को ठिकाने लगा दिया, दोबारा राज्यसभा में भी नहीं भेजा, उनका मंत्रालय भी चला गया। और आज आरसीपी किस नेपथ्य में है ये हम सब लोग जानते हैं। जो कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे जदयू के, उनकी मर्जी के बिना जाकर के मंत्रालय ले लिया उन्होंने, और उनको समझ में आ गया नीतीश जी को कि ये अमित शाह के कैंप में चले गए हैं, तो दूसरे राउंड में उनको राज्यसभा उनका रिपीट ही नहीं किया। तो जब आप हाउस में ही नहीं गए तो आपको मंत्रालय ऐसे ही छोड़ना था। तो ये बात ललन सिंह को भी समझ में आ गई है। और ललन सिंह चूंकि ललन सिंह खुद जानते हैं कि उनको अगर लोकसभा में जाना है तो बिना नीतीश जी के ईबीसी वोटर्स को साथ लिए, वो जिस जाति से आते हैं उस जाति के दम पर तो कम से कम वो जो है लोकसभा में नहीं पहुंच सकते हैं। बैकडोर के लिए वहां बीजेपी उनके लिए रास्ता खोलेगी, ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि संजय झा को बैकडोर से राज्यसभा भेज दिया गया और संजय झा पब्लिक डोमेन में आके चुनाव लड़ेंगे भी नहीं, वो अपना बैकडोर की राजनीति कर लेंगे। लेकिन ललन सिंह को चुनाव लड़ना है लोकसभा का। आप देखिए कि दो नीतीश जी के, एक अजय मंडल भागलपुर वाले सांसद पिछड़ी जाति से आते हैं, उन्होंने खत लिखा कि हम इस्तीफा देना चाहते हैं, जदयू पर कब्जा हो गया है। आप गिरधारी यादव को लीजिए, बांका से सांसद हैं, वो आपसे 3 महीना पहले आपको ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं कि अगर ये लोग हमारे नेता के साथ धक्का मुक्की करेगा, इधर उधर करेगा तो हम लोग उधर चले जाएंगे। ये जो ईबीसी वर्ग या ओबीसी वर्ग के जो सांसद हैं नीतीश के, उनको तोड़ना भाजपा के लिए बहुत मुश्किल होगा। वो देवेश चंद्र ठाकुर को तोड़ ले जाएंगे। अशोक चौधरी तो सांसद नहीं है, मैं देवेश चंद्र ठाकुर जो सीतामढ़ी से सांसद हैं वो उनको तोड़ ले जा सकते हैं, मैथिल ब्राह्मण है वो। सवर्ण सांसद उनके टूट सकते हैं, लेकिन जो पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़े वर्ग के सांसद हैं नीतीश के, वो टूट के उधर नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको फिर लोकसभा का चुनाव अगर लड़ना है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। नीतीश को बलफ देने के बाद उनको फिर पब्लिक डोमेन में जाना, ये एकदम तय है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जरा मुकेश जी आपके पास आऊं, और कल शाम को न्यूज पॉइंट में जितने वीवीआईपी जितने सीट्स हैं उनका एग्जिट पोल लेकर हम आएंगे इसी न्यूज पॉइंट में। जो साथी जुड़े हुए हैं, आप सबसे गुजारिश है कि कल शाम का न्यूज पॉइंट जरूर देखिए। इसके बाद परसों तो रिजल्ट है ही, लेकिन कल शाम को, और जितने, चाहे वो सिद्धार्थ का सम्राट चौधरी हो, चाहे विजय कुमार सिन्हा जी हो, चाहे और भी कई सारे जो नेता हैं वीवीआईपी नेता, उनका एग्जिट पोल क्या कहता है कल शाम को देखेंगे आप इसी न्यूज़ पॉइंट में। वो एग्जिट पोल हम कल शाम को लेकर आएंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ फर्रा कह रहे थे, और जल्दी से अब क्लोजिंग कमेंट की तरफ बढ़ें। ऑलरेडी समय 2 मिनट ज़्यादा हम लोग ले चुके हैं अपने साथियों का, दर्शक साथियों का। मुकेश जी, क्लोजिंग और ओवरऑल इस एग्जिट पोल पर, चूंकि आप चुनाव आयोग के पास उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिछली बार भी गए थे और आपकी बातों को वहां रखने से पहले ही उन्होंने सरेंडर कर दिया था, लेकिन अब आज तक देखिए राजीव, आज तक देखिए ये स्थिति है, और मैं बता रहा हूं साइंटिफिकली ये असंभव है। सिर्फ एक ही चीज दुनिया में मौजूद है जिससे आप डुप्लीकेसी को चेक कर सकते हो, उसका नाम है बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स से जुड़ा हुआ एक ही टूल है जिसका नाम है आधार। अगर आप हर वोटर से उसका आधार जोड़ेंगे, जो अभी
अभी जो है ऑप्शनल है। जैसे ही आप उसे मैंडेटरी बना देंगे आपकी 95% 98% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। फिर जो समस्या आएगी वो आएगी कि जिनके पास आधार ही खराब है, आधार ही गलत है, वो लोग क्या क्या गड़बड़ी करते हैं। तो जब तक चुनाव आयोग उसके लिए नहीं तैयार होगा तब तक देश के मतदाता ये समझ ले कि उनको यही बीमारी हर जगह हर बार देखनी होगी। कहीं इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा होगा, कहीं बहुत बड़े से थोड़ा सा छोटा होगा, लेकिन बेईमान जब अंपायर बेईमानी करता है तो चवन्नी अठन्नी वाली बेईमानी नहीं करता, वो तो बिल्कुल खजाना ही साफ करना चाहता है। दूसरी बात जो आखिर में जहां से प्रशांत ने शुरू की थी और सुनील जी से होते हुए फरा तक आई, मेरा जो पॉलिटिकल सेंस कहता है सुनील जी की बात में मुझे सब्सटेंस दिखता है। कहां तक वो मैं बताता हूं। हिम्मत नहीं है किसी की इस सरकार के आसपास रहते हुए इनके पीठ में छुरा भोग के सरवाइव कर जाए, जी जाए। चाहे मीडिया को ले लीजिए, चाहे अन्य लोगों को ले लीजिए, ऐसा टेरर इन्होंने अंदर पैदा कर रखा। हम लोग भी यहाँ कैसे हिम्मत जुटा के बोलते हैं, हमारा दिल ही जानता है। बहरहाल, तो सुनील जी की बात में यह है कि वहां इनको तोड़ के निकलना आसान नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ फराज जी की बात में जो काम की बात मुझे समझ में आती है वो ये है कि सवर्ण सांसद तो आसानी से बेईमानी कर लेंगे, ये लोग आसानी से नहीं कर पाएंगे। कौन से जो गैर सवर्ण है, और उनकी भी अच्छी खासी संख्या है, और जाति जनगणना आने के बाद तो अब और भी स्थिति साफ हो चुकी है। तो ये जो दो ध्रुव हैं, यानी एक तरफ ये बातें और दूसरी तरफ वो। अब रही बात इसकी कि नीतीश कुमार का, देखिए ये दुनिया सबको मालूम है। आज जो ये बात लालू की तरफ से आई है, पप्पू यादव की तरफ से आई है कि अगर स्थिति ऐसी आ गई कि नीतीश कुमार को साथ लेने से तो वो साथ आ जाएंगे, उनको लाने की कवायद हो चुकी है। फराजी ने बताया भी मुलाकात भी हो गई है अंदर ही अंदर। तो वो सब बातें हैं जो पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग होती है। और आखिरी बात ये कि कल डीबी लाइव का बम आप फोड़ने वाले हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में ये बताने वाले हैं कि किसकी लुटिया डूब गई और किसकी नैया पार हुई। तो उसके लिए भी आपको शुभकामनाएं देते हैं जी। यही रोकता हूं अपनी बात। जी, बहुत शुक्रिया। कल शाम 7 बजे से वीवीआईपीज का जो जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स, मिनिस्टर रहें या कुछ और, उनका एग्जिट पोल देखिए आप कल शाम को हमारे इसी चैनल पे, और आप सब आमंत्रित हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, फर्राज शाकिब जी और अमलिंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में बने रहने के लिए। आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। कई सारे साथी लगातार